हेलो स्टूडेंट, वंस अगेन वेलकम टू दक्षा ई क्लासरूम। हम लोग डिस्कस कर रहे थे जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इसमें भी हम लोगों ने डिस्कशन किया था रेजोनेंस के स्पेशल केसेस में। जब प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था मेसमरिक इफेक्ट को, क्रॉस कंजुगेशन को और उसके अलावा एसआईआर इफेक्ट कंसीडर किया गया था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहते हैं तीनों। जब हम लोग जो है जहां तक इसकी बात करें, जब एप्लीकेशन पार्ट की बात करेंगे, जब इसका एप्लीकेशन किया जाएगा इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट का, यानी कि इन जीओसी सेकेंड में बहुत ही सिग्निफिकेंट पार्ट रहता है। अब जो है एक और स्पेशल केस हम लोग जो है इसमें डिस्कशन में रखना चाहेंगे, दैट इज एरोमेटिसिटी। ठीक है, एरोमेटिसिटी भी एक स्पेशल केस ऑफ रेजोनेंस ही कंसीडर किया जाता है। ये भी एक रेजोनेंस का ही पार्ट है। रेजोनेंस की वजह से ये फिनोमेना जनरेट होता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग और साथ में बहुत ही सिंपल के ये कॉन्सेप्ट है एरोमेटिसिटी का। बस एक बार समझना रहता है इसको और जो है फिर इन दैट केस आप इजीली इसके न्यूमेरिकल कर सकते हो। बहुत बार जेईई एडवांस ने इस पे जो है इंटीजर टाइप के क्वेश्चन पूछे हुए हैं। हर अल्टरनेट ईयर में एक क्वेश्चन ऐसा आपको देखने को मिलेगा जिसमें पूछ देगा हाउ मेनी कंपाउंड्स आर एरोमेटिक, हाउ मेनी कंपाउंड्स आर एंटी एरोमेटिक, हाउ मेनी कंपाउंड्स आर नॉन एरोमेटिक। इस तरीके के इंटीजर टाइप के क्वेश्चन आपको फ्रीक्वेंटली देखने को मिलेंगे और उसको हम लोग प्रैक्टिस भी करेंगे। उसको हम लोग लास्ट में जब हम लोग एरोमेटिक जो है फिनोमेना देख लेंगे उसके बाद हम लोग उसको कवर भी करेंगे, उस क्वेश्चंस को डिस्कशन में रखेंगे। तो आते हैं, बात करते हैं है क्या एरोमेटिसिटी, किस तरीके से रेजोनेंस से रिलेटेड है और किस तरीके से ये स्पेशल केस ऑफ रेजोनेंस बन रहा है, वो भी हम लोग देखेंगे। मतलब सिमिलरिटीज एज वेल एज द डिसिमिलरिटी विद द रेजोनेंस, एक तरीके से हम लोग कंसीडर करें तो इसको मैंने रखा है एरोमेटिसिटी को स्पेशल केस ऑफ रेजोनेंस। अब एक बार जो है रेजोनेंस में जाओ, हो क्या रहा था, रेजोनेंस किस फिनोमेना को बोला गया था कि इफ देयर इज डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, अगर किसी सिस्टम के अंदर डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन हो रहा है, या ऐसे भी बोल सकते हो कि कनेक्टेड पैरेलल पी ऑर्बिटल प्रेजेंट है, तो इन दैट सिनेरियो हम लोग रेजोनेंस इफेक्ट देख सकते हैं। तो डीलोकलाइजेशन इज स्टेबलाइजिंग फिनोमेना, ये दो कॉन्सेप्ट है। क्या बोल रहे हैं हम लोग कि रेजोनेंस कब अकर होगा, रेजोनेंस कब बोला जाएगा, इफ देयर इज द डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। दूसरा केस था कि डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन एक जो है स्टेबलाइजिंग फिनोमेना है। अब समझो इस बात को कि अगर यही डीलोकलाइजेशन अगर साइक्लिक मैनर में कॉन्टिन्यूअस आकर होता रहे एक साइक्लिक सिस्टम के अंदर, तो इन दैट सिनेरियो क्या होगा, मॉलिक्यूल को एक एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। राइट, ऐसे अगर नॉर्मल आपने कॉन्जुगेशन लिया इस तरीके से, ठीक है, इस सिस्टम को समझना, ऐसा कुछ कॉन्जुगेशन है और एक कॉन्जुगेशन ऐसे सिस्टम में है, राइट, तो अब होगा क्या कि इन दैट सिनेरियो ये साइक्लिक मैनर में हमेशा ये कॉन्टिन्यूअस कॉन्जुगेशन में रहेगा। लेकिन ऐसा कॉन्टिन्यूअस कॉन्जुगेशन हम लोग को देखने को नहीं मिलता है जब हम लोग रेजोनेंस की, सिंपल रेजोनेंस की बात करें तो ये स्पेशल केस ऑफ रेजोनेंस ही आ गया, जहां पे कि साइक्लिक मैनर में जो है एक तरीके से हम लोग देख पा रहे हैं कॉन्जुगेशन या रेजोनेंस, तब एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मॉलिक्यूल्स को मिल रही है, जो हम लोगों ने बेंजीन के केस में कंसीडर किया था कि कितना हाई रेजोनेंस एनर्जी उसका आ रहा है। उसके पीछे रीजन यही है कि वो कॉन्टिन्यूअस डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन उसमें अकर हो रहा है। तो मैं कैसे इसको डिफरेंशिएट करना चाह रहा हूं रेजोनेंस से, इस बात को समझना कि देखो क्या है, मैं बोला हूं कि ड्यू टू डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, पहले तो मैं रेजोनेंस बता देता हूं आपको क्या था रेजोनेंस। ड्यू टू डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है अगर उनका डीलोकलाइजेशन हो रहा है, ड्यू टू डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन the resonance phenomena takes place. The resonance phenomena या resonance, जस्ट आप लिख सकते हो resonance takes place। तो अगर किसी सिस्टम के अंदर डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन अकर हो रहा है, अगर ऑर्बिटल के टर्म में बोलना चाह रहे हो तो बोल सकते हो कि कनेक्टेड पैरेलल पी ऑर्बिटल प्रेजेंट है, तो ड्यू टू दिस डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन द रेजोनेंस टेक्स प्लेस। बट क्या हो जाए अगर मान लो यही जो रेजोनेंस अकर हो रहा है या डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन अकर हो रहा है इन साइक्लिक मैनर और कॉन्टिन्यूअस हो रहा है, कॉन्टिन्यूअसली उसका पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन हो रहा है इन द साइक्लिक मैनर, तब इन दैट केस वो एरोमेटिसिटी को जनरेट करेगा। समझना इस बात को कि इफ दिस डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, इफ दिस डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन occur in continuous manner in cyclic system, ठीक है, then it provide extra stability
extra stability to molecule, stability of molecule, then it provide extra stability to molecule। ठीक है, तो क्या मीनिंग समझना इस बात को कि मैं बोला हूं कि ड्यू टू डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, हम लोगों ने बोला कि दैट इज द स्टेबलाइजिंग फिनोमिना, तो मॉलिक्यूल को स्टेबलाइज करेगा, नो डाउट स्टेबलाइजेशन आएगा। लेकिन अगर यही डीलोकलाइजेशन कॉन्टिन्यूअस मैनर में साइक्लिक सिस्टम के अंदर अकर हो रहा है, कॉन्टिन्यूअसली डीलोकलाइज हो रहा है, तो इन दैट सिनेरियो उस सिस्टम में जो है एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मिलेगी। स्टेबिलिटी तो पहले भी था लेकिन अब एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मिलेगी। अब उस एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी की वजह से मॉलिक्यूल जो है एरोमेटिक कहलाएगा। ठीक है, तो देन इट प्रोवाइड एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी टू मॉलिक्यूल कॉल्ड एज, दिस मॉलिक्यूल को बोलेंगे एरोमेटिक, कॉल्ड एज एरोमेटिक, which called as, ऐसे लिख सकते हो, molecule which called as aromatic। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही, which called as aromatic, और इसी फिनोमेना को हम लोग एरोमेटिसिटी बोल देंगे। समझना इस बात को, मैं एग्जांपल आपके सामने रख देता हूं, सिंपल सा केस कि ये डबल बॉन्ड इस तरीके से था। ठीक है, नो डाउट इसमें रेजोनेंस अकर हो रहा है और रेजोनेंस की वजह से स्टेबलाइजेशन हो रहा है। इसमें मैं बोल सकता हूं डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, इस टेक्स प्लेस, इसमें मैं क्या बोल सकता हूं, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस। लेकिन इसी को मैं अगर साइक्लिक मैनर में इन दोनों कार्बन को लाके इधर जोड़ दिया और यहां पे फिर डीलोकलाइजेशन ऑब्जर्व कर रहा हूं, लाइक दिस सिस्टम के अंदर यहां पे भी डीलोकलाइजेशन अकर हो रहा है, ये इधर जाएगा, ये इधर गया, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन अकर हो रहा है। बस इस केस में क्या ऑब्जर्व करोगे आप कि डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन अकर हो रहा है इन द कॉन्टिन्यूअस मैनर में। ठीक है, इसमें जो है कॉन्टिन्यूअस मैनर में जो है डीलोकलाइजेशन साइक्लिक पैटर्न में अकर होगा और ये क्या करेगा, एक एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा दिस टाइप के सिस्टम को। ठीक है, तो डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस, यहां पे क्या होगा, डी, इसके लिए मैं क्या बोल सकता हूं, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन तो हो ही रहा है, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस, ठीक है, टेक्स प्लेस इन साइक्लिक मैनर, और यहां पे क्या है कि डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस इन लीनियर या क्रॉस हो सकता है, टेक्स प्लेस इन लीनियर मैनर। ठीक है, मतलब साइक्लिक नहीं है, लीनियर मैनर। ठीक है, तो इस वजह से एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मिलेगा। मतलब एक तरीके से समझ सकते हो कि मॉलिक्यूल के हमेशा मॉलिक्यूल के अंदर हमेशा जो है रेजोनेंस फिनोमेना ऑब्जर्व किया जा रहा है, हमेशा रेजोनेंस हो रहा है, डीलोकलाइजेशन ऑफ पार्टिकुलर इलेक्ट्रॉन कॉन्टिन्यूअस मैनर में आकर हो रहा है जब हम लोगों ने साइक्लिक सिस्टम कंसीडर किया है। ठीक है, तो यही एक जो है एक्स्ट्रा फैक्टर इसके साथ जुड़ जा रहा है। अगर आप बोलो कि बेसिकली है क्या, एरोमेटिसिटी किस तरीके से सेम है, तो ऑब्वियसली आप बोले हो कि ड्यू टू डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, तो डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन आपने क्या बोला, दैट इज रेजोनेंस। अब इसके साथ एक एक्स्ट्रा जो है एक तरीके से मैं बोलूं एट्रीब्यूट क्या इंबेड हो गया, तो दैट इज द साइक्लिक मैनर में जो रेजोनेंस अकर हो रहा है, साइक्लिक रेजोनेंस भी बोला जाता है, तो साइक्लिक रेजोनेंस क्या फिनोमेना अकर हो रहा है। जब मेसमरिक का भी नाम कहीं में आप सुनोगे तो मेसमरिक का जो इफेक्ट था उसको बोला जाता है डायरेक्शनल रेजोनेंस, एक डायरेक्शन में रेजोनेंस फिनोमेना अकर हो रहा है, तो एक स्पेशल केस ऑफ रेजोनेंस बन गया। ठीक है, यहां पे क्या केस है कि इसको बोला जा सकता है साइक्लिक रेजोनेंस, साइक्लिक मैनर में रेजोनेंस फिनोमेना अकर हो रहा है और इसकी वजह से मॉलिक्यूल को एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मिल रही है। जस्ट एक एज्यूम करो, एक सिंपल सा एनालॉग में लेना चाह रहा हूं आपको, मान लो कोई कंपनी आपको सैलरी दे रही है, ठीक है, आप जो है खुश हो, स्टेबलाइज हो, फैमिली आपको पैसे मिल रही है, जो है स्टेबलाइजेशन आपको मिल रहा है। ठीक है, अब क्या हुआ कि कंपनी ने बोला कि आप, दूसरी कंपनी ने बोला कि आप मेरी कंपनी ज्वाइन कर लो और उसमें क्या है कि आपको जो है जीवन भर पैसा मिलता रहेगा, जब तक आप जो है मरोगे नहीं तब तक आप जिंदा हो, तब तक पैसे मिलते रहेंगे। अब इसलिए आप दूसरी कंपनी ज्वाइन करना चाहोगे ना, जहां पे एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मिलेगी। वही चीज यहां पे भी केस कंसीडर किया जा सकता है। इस मॉलिक्यूल के लिए आप क्या ऑब्जर्व कर सकते हो कि जब साइक्लिक मैनर में इसको स्टेबलाइजेशन मिला है, साइक्लिक मैनर में रेजोनेंस फिनोमेना अकर हो रहा है, इसकी वजह से इस मॉलिक्यूल को एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मिला हुआ है। अब ये इस वजह से ये वाला जो रेजोनेंस है ना, इस वाले रेजोनेंस से एक तरीके से डिफरेंस है, एक स्पेशल केस ऑफ रेजोनेंस हो गया जब ये रेजोनेंस साइक्लिक मैनर में अकर हो रहा है। तब क्वेश्चन रेज होता है कि ठीक है, ये तो हम लोगों ने बोला एरोमेटिक, अभी क्राइटेरिया देखेंगे एरोमेटिसिटी का क्या क्राइटेरिया होगा। बस पहले ये समझो कि एरोमेटिसिटी कैसे रेजोनेंस से सिमिलर
सिमिलर रेजोनेंस से ही सिमिलर रेजोनेंस का ही पार्ट है, स्पेशल केस है, और कैसे अदर जो रेजोनेंस है उससे डिफरेंट है। ये इसमें भी रेजोनेंस है, इसमें भी रेजोनेंस है, बिकॉज डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन इज टेकिंग प्लेस इन द बोथ केसेस, बट हियर द डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन इज टेकिंग प्लेस इन द साइक्लिक मैनर और कंटिन्यूअस अकर हो रहा है। कंटिन्यूसली पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज होगा इन द बेंजीन। इसकी वजह से एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी इज गोइंग टू प्रोवाइड टू दिस मॉलिक्यूल एंड दिस मॉलिक्यूल हैव द कॉल्ड एज द एरोमेटिक कंपाउंड, एरोमेटिक मॉलिक्यूल या एरोमेटिक कंपाउंड आप बोल सकते हो। ठीक है, ये तो रही इसकी बात। क्या हर केसेस में ऐसा होगा कि जो है अगर ऐसा सिस्टम है साइक्लिक मैनर में तो उसको एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मिलेगी? नहीं, ऐसा जो है जरूरी नहीं कि हर केस में मिले। हो सकता है कई सारे ऐसे भी केस आ सकते हैं जिसमें कॉन्टिन्यूअस डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल को जो है स्टेबल होने के बजाय डिस्टेबलाइज कर सकता है। ठीक है, पैसा मिलना शुरू हो गया और वो बदमाशी करना शुरू कर दिया, राइट, ये भी तो हो सकता है ना। तो ठीक है, तो ऐसे भी मॉलिक्यूल्स होंगे जो कि कॉन्टिन्यूअस डीलोकलाइजेशन की वजह से डिस्टेबलाइज भी होंगे, और उसको हम लोग बोलते हैं दैट सिस्टम इज कॉल्ड एज द एंटी एरोमेटिक। फिर से मैं बोलना चाहूंगा, इसी में पॉइंट लिख देता हूं। इसको क्या लिखना चाह रहा हूं कि देन इट प्रोवाइड एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी टू मॉलिक्यूल्स व्हिच कॉल्ड एज द एरोमेटिक। इन सम केसेस देखेंगे वो ऐसा केस कहां पे आएगा। इन सम केसेस इट destabilize molecule, in some cases it destabilize molecule, such molecule is called as एंटी एरोमेटिक। हो सकता है ये साइक्लिक जो फिनोमिना अकर हो रहा है वो मॉलिक्यूल को डिस्टेबलाइज भी कर सकता है, नॉट ओनली स्टेबलाइज। मैंने बोला कि हाँ ठीक है, अगर कुछ क्राइटेरिया फुलफिल करेगा तब इन दैट केस हो सकता है कि इसको एरोमेटिक कैरेक्टर मिले, लेकिन हर केस में नहीं होगा, नॉट इन ऑल केसेस। इस बात को समझना कि ठीक है, हम लोगों ने बोला कि साइक्लिक कॉन्जुगेशन की वजह से, साइक्लिक रेजोनेंस की वजह से मॉलिक्यूल को एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मिला, बट इन सम केसेस, नॉट इन ऑल केसेस, राइट। उसके लिए भी कुछ और भी क्राइटेरिया अभी हम लोग आगे मेंशन करेंगे कि एरोमेटिक होने के लिए यानी कि एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी इसको चाहिए होगा तो क्या अदर क्राइटेरिया को फुलफिल करना पड़ेगा इस मॉलिक्यूल को, ये ध्यान में रखना पड़ेगा। तो कई सारे ऐसे केसेस भी आएंगे जो मॉलिक्यूल्स को, जो ये फिनोमिना अगर हो रहा है, साइक्लिक रेजोनेंस अगर हो रहा है, उस मॉलिक्यूल को डिस्टेबलाइज भी करेंगे। और उसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है आपके सामने ये वाला, ठीक है, ये केस है। इसमें भी साइक्लिक कॉन्जुगेशन है, डिलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस इन द साइक्लिक मैनर, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, इस केस में इस मॉलिक्यूल को स्टेबलाइज करने के बजाय ये मॉलिक्यूल यहाँ पे डिस्टेबलाइज होगा, बहुत ज्यादा ही डिस्टेबलाइज होगा। इस सिस्टम को हम लोग जो है आगे नेम देंगे एंटी एरोमेटिक। देखेंगे एंटी एरोमेटिक के लिए क्या क्राइटेरिया चाहिए होगा, इन दोनों में डिफरेंसेस क्या है, ऐसा क्या डिफरेंस आ गया, ये जो है इसको हम लोग बोल रहे हैं कि एरोमेटिक है और ये स्टेबलाइज किया जा रहा है थ्रू सेम फिनोमिना, और वही सेम फिनोमिना के थ्रू ये मॉलिक्यूल डिस्टेबलाइज किया जा रहा है। ऐसा क्या जो है एक खासियत है इस मॉलिक्यूल के केस में, और जो है क्या इस केस में जो है एक तरीके से बोला जाए ड्रॉबैक्स है जो इस मॉलिक्यूल को डिस्टेबलाइज कर दे रहा है। समझ में आती है बात? तो आपके सामने जो है एक सिंपल सा ये केस निकल के आता है कि किस तरीके से जो है कॉन्टिन्यूअस डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल के जो रेजोनेंस फिनोमिना है उसमें किस तरीके से अल्टरनेशन ला सकता है और उसको बना सकता है स्पेशल केसेज ऑफ रेजोनेंस। तो हमारा जो डिस्कशन आने वाला है ना, जो मैं क्या करता हूं, मैं बता देता हूं कि जो है किस तरीके से हम लोग आगे एरोमेटिक सिस्टम को जो है डिस्कशन में रखेंगे, या एंटी एरोमेटिक सिस्टम को, या हो सकता है नॉन एरोमेटिक सिस्टम को, उसको कैसे डिस्कशन में रखा जाएगा, उसको थोड़ा सा मैं आपको एक जो है एक तरीके से इसका डायग्राम बना के बता देता हूं कि कैसे इसको डिस्कशन में ले आ जाएगा। ठीक है, तो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को, समझ रहे हैं इस बात को, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लोग 3 सेगमेंट में डिवाइड करते हैं, 3 सेगमेंट में डिवाइड करते हैं। ठीक है, 3 सेगमेंट क्या बन के आता है, अभी बात करते हैं इन तीनों में डिफरेंस क्या है, उसको डिटेल करना जरूरी है। तो 3 सेगमेंट बनता है एरोमेटिक, ठीक है, एरोमेटिक, देन नॉन एरोमेटिक, ठीक है, और एक बन के आता है एंटी एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक। ठीक है, ध्यान से देखना, दोनों सेम नहीं है, एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक सेम नहीं है। इसको आप दोनों को मिला के नॉट एरोमेटिक बोल सकते हो, नॉट एरोमेटिक, नॉन और एंटी एरोमेटिक को मिला के पूछा जाए नॉट एरोमेटिक, तब इन दो केसेस को कंसीडर कर सकते हो। बट दोनों में एक सिग्निफिकेंट डिफरेंस है, नॉन एरोमेटिक में और एंटी एरोमेटिक में, आगे देखेंगे उस डिफरेंसेस को। एरोमेटिक सिस्टम को हम लोग 2 पार्ट में कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, तो मोनोसाइक्लिक सिस्टम को अलग से डिस्कशन के लिए देंगे हम लोग,
पूरे जो एरोमेटिक सिस्टम है उसको डिस्कशन में रखेंगे। मोनोसाइक्लिक देन पॉलीसाइक्लिक, इन दो पार्ट को हम लोग सेपरेटली डिस्कशन में रखेंगे। मोनोसाइक्लिक के अंदर जो होमोसाइक्लिक है उसको अलग पार्ट दिया जाएगा, होमोसाइक्लिक को एक अलग डिस्कशन जाएगा, और हिट्रोसाइक्लिक के लिए अलग डिस्कशन जाएगा। पहले भी डिफरेंस मैं बता चुका हूं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन होमोसाइक्लिक एंड हिट्रोसाइक्लिक। तो हम लोग मोनोसाइक्लिक के अंदर होमोसाइक्लिक को अलग और हिट्रोसाइक्लिक को अलग डिस्कशन में रखेंगे। होमोसाइक्लिक में भी दो कैटेगरी बन के आता है, दैट इज बेंजोनाइट और एक नॉन बेंजोनाइट। ये दो कैटेगरी को सेपरेटली डिस्कशन में रखेंगे। तो ये सभी केसेस हैं जो मतलब एक तरीके से मैं एक रफ आइडिया दे रहा हूं कि किस तरीके से आगे हम लोग प्रोसीड करेंगे, कौन कौन से सिस्टम को सेपरेटली डिस्कस करने जा रहे हैं। पॉलीसाइक्लिक सिस्टम में दो पार्ट बनेगा, एक तो फ्यूज्ड रिंग सिस्टम में दो रिंग जो है साइड बाय साइड ज्वाइन किए होंगे, एक बनेगा फ्यूज्ड रिंग सिस्टम और एक में हम लोग रखेंगे आइसोलेटेड रिंग सिस्टम के लिए, आइसोलेटेड रिंग सिस्टम का, ठीक है, इसको हम लोग डिस्कशन में रखेंगे, आइसोलेटेड रिंग सिस्टम का। देन आगे आपका एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, ये सभी केसेस सेपरेटली डिस्कस करेंगे। जब हम लोग एरोमेटिक डिस्कस करते रहेंगे ना, उसी में जो भी एंटी एरोमेटिक होगा, नॉन एरोमेटिक होगा, उसको क्लासिफाई करते जाएंगे। तो हम लोग का ये एक जो है मैं बोलूं कि एक हम लोग का ये रफ आइडिया है कि किस तरीके से हम लोग आगे एरोमेटिक सिस्टम को जो है डिस्कशन में रखने जा रहे हैं। यहाँ पे एक चीज अभी के लिए लिख सकते हो, लास्ट में इस चीज को मैं जब एरोमेटिसिटी कंप्लीट कर लिया जाएगा तब ये डिस्कशन में आएगा कि जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर है ये किस तरीके से है। तो इसमें सबसे ऊपर में आता है एरोमेटिक। अगर मैं इसको कंसीडर करना चाह रहा हूँ, मैं कंसीडर करना चाह रहा हूँ स्टेबिलिटी का ऑर्डर, ठीक है, स्टेबिलिटी ऑर्डर। तो इस केस में आप क्या देखते हो कि सबसे ऊपर में आता है आपका एरोमेटिक, जो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। इसको फॉलो करता है जो है एरोमेटिक के बाद आता है आपका नॉन एरोमेटिक, और सबसे लीस्ट स्टेबल इस सिस्टम का होता है इस केस का जो है एंटी एरोमेटिक। दोनों में डिफरेंस क्या है आगे हम लोग देखते हैं, इसको जो है कंसीडर करते हैं। तो ये आपका डिफरेंट कैटेगरी बन के आता है। तो जो है एरोमेटिक फॉलोड बाय नॉन एरोमेटिक फॉलोड बाय एंटी एरोमेटिक, ये ऑर्डर है किसका, स्टेबिलिटी का। देखेंगे लेटर ऑन हम लोग इसको कवर करेंगे कि स्टेबिलिटी का ऑर्डर ऐसे क्यों आया हुआ है, क्यों एरोमेटिक सबसे ज्यादा स्टेबल हो रहा है और एंटी एरोमेटिक लिस्ट स्टेबल है। ऑल दोनों के केस में सेम फिनोमिना अकर हो रहा है। दोनों के केस में समझ में आता है कि दोनों के केस में साइक्लिक सिस्टम में रेजोनेंस अकर हो रहा है, साइक्लिक कॉन्जुगेशन हो रहा है कॉन्टिन्यूअस मैनर में। बट ऐसा क्यों हुआ कि एरोमेटिक ज्यादा स्टेबलाइज हो गया और एंटी एरोमेटिक लेस स्टेबलाइज है, ये डिस्कशन का पार्ट हम लोग का चैप्टर के इस पर्टिकुलर सेक्शन के एंड में बनेगा। तो वहां पे हम लोग जो है डिस्कशन को इसको रखेंगे। एक बार इस चीजों को आप नोट डाउन कर लो कि किस तरीके से एरोमेटिसिटी जो है एक तरीके से सिमिलर चीज है, रेजोनेंस का ही एक पार्ट है, और किस तरीके से अदर रेजोनेंस के साथ डिफरेंस है, ये को डिस्कस कर लो। और ये एक रफ मैंने आइडिया दे दिया कि किस तरीके से आगे हम लोग सिस्टम बाय सिस्टम कंसीडर करते जाएंगे कि कौन सा सिस्टम एरोमेटिक होगा, कौन सा नॉन एरोमेटिक होगा और कौन सा एंटी एरोमेटिक होगा। ये हमारे डिस्कशन का पार्ट बनेगा। तो एक बार इसको नोट डाउन कर लो आप। तो आइए देखते चलते हैं कि तीनों सिस्टम में बेसिकली डिफरेंस क्या है। जो हमारा एरोमेटिक हो गया, एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक, इन तीनों सिस्टम में बेसिक डिफरेंस क्या है उसको हम लोग कंसीडर करते चलते हैं, ठीक है। तो जो है कंडीशन हम लोग मेंशन करेंगे। एरोमेटिसिटी के लिए जो कंडीशन चाहिए होगा डिफरेंट केस के लिए, ये हम लोग मेंशन करते चलते हैं, ठीक है। तो तीन कैटेगरी हम लोग रख रहे हैं। वन इज द एरोमेटिक, ठीक है, इस केस में। दूसरा दैट इज नॉट एरोमेटिक, या पहले हम लोग एंटी एरोमेटिक लिख देते हैं, एंटी एरोमेटिक, एंड देन नॉन एरोमेटिक। दोनों में डिफरेंस है, एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक, ठीक है। देखिए इसको डिफरेंसेस को, ये क्या बेसिक डिफरेंस है अगर हम लोग कंसीडर करते हैं एक एरोमेटिक सिस्टम, एक एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक सिस्टम, ठीक है। तो क्या बोला जाता है एरोमेटिक सिस्टम के लिए, पहला मेजर कंडीशन है कि सिस्टम को साइक्लिक होना पड़ेगा। सिस्टम शुड बी साइक्लिक, सिस्टम शुड बी साइक्लिक, या मॉलिक्यूल शुड बी साइक्लिक। अगर साइक्लिक होगा ही नहीं तो फिर हम लोग साइक्लिक कॉन्जुगेशन कैसे देख सकते हैं। साइक्लिक रेजोनेंस के लिए सिस्टम को भी तो साइक्लिक होना जरूरी है। तो एरोमेटिक का जो सबसे नेसेसरी कंडीशन है दैट सिस्टम शुड बी साइक्लिक, यानी कि रिंग प्रेजेंट होना चाहिए। अब उसके बाद क्या क्राइटेरिया आता है, सेकेंड क्राइटेरिया पहले भी मेंशन किया गया कि सिस्टम शुड बी साइक्लिक। उसके अलावा क्या क्राइटेरिया आता है कि सिस्टम शुड बी प्लेनर, या मॉलिक्यूल ऐसे लिख लो ज्यादा अप्रोप्रिएट रहेगा, मॉलिक्यूल शुड बी प्लेनर, मॉलिक्यूल शुड बी
प्लेनार। क्या सभी एटम को एक प्लेन में रहना जरूरी है? मॉलिक्यूल प्लेनार का इसका बहुत लोग डिफरेंट मीनिंग निकाल लेते हैं। क्या सभी एटम को एक प्लेन में रहना जरूरी है? नॉट नेसेसरी। लेकिन जो एटम्स इन्वॉल्व हैं किसमें? साइक्लिक कॉन्जुगेशन में, उनका जो है प्लेन में होना जरूरी है। ठीक है, उसके अलावा जो एटम्स इन्वॉल्व नहीं है साइक्लिक रेजोनेंस में, अगर वो एक प्लेन में नहीं है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई जो है उससे मतलब नहीं है। बट मॉलिक्यूल शुड बी प्लेनार, इसका मीनिंग क्या हुआ कि एटम इन्वॉल्व इन साइक्लिक कॉन्जुगेशन में वर्ड यूज कर रहा हूं कि एटम्स इन्वॉल्व इन साइक्लिक कॉन्जुगेशन या साइक्लिक रेजोनेंस। कैसे चेक करेंगे कि मॉलिक्यूल शुड बी प्लेनार? पूरे मॉलिक्यूल को प्लेनार होने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो एटम्स इन्वॉल्व है रेजोनेंस के अंदर उसका एक प्लेन में होना जरूरी है, तभी तो एक कनेक्टेड पैरेलल पी ऑर्बिटल बना पाओगे। अगर एक प्लेन में नहीं होगा तो फिर आप कैसे जो है रेजोनेंस को दिखाओगे? तो प्लेनारिटी तो मोस्ट जो है नेसेसरी कंडीशन है किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर रेजोनेंस दिखाने का। रेजोनेंस का ये एक स्पेशल केस है ना, तो रेजोनेंस के लिए आपको क्या चाहिए? मॉलिक्यूल शुड बी प्लेनार, यानी कि एटम विच इन्वॉल्व इन द साइक्लिक कॉन्जुगेशन, एटम्स इन्वॉल्व इन द साइक्लिक कॉन्जुगेशन या साइक्लिक रेजोनेंस मस्ट बी sp2 और sp हाइब्रिडाइज। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि हम लोग को पता है कि अगर sp2 हाइब्रिडाइज होगा तो इसका शेप हो जाएगा ट्राइगोनल प्लेनार, अगर sp हाइब्रिडाइज है तो इसका हो जाएगा लीनियर शेप। तो अगर मान लो ट्राइगोनल प्लेनार है तो एक ही प्लेन में तो लाइज करेगा, अगर sp हाइब्रिडाइज है तो एक लाइन होगा। तो इस वजह से हम लोग बोल रहे हैं कि एटम्स इन्वॉल्व इन द साइक्लिक रेजोनेंस या साइक्लिक कॉन्जुगेशन मस्ट बी sp2 और sp हाइब्रिडाइज। सबका होना जरूरी नहीं है उस केस के लिए। अच्छा, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको हम लोग जो है उतना ज्यादा इस पे फोकस नहीं किए थे, जब हम लोग फर्स्ट टाइम एरोमेटिक वर्ड यूज किया था उसमें डिस्कशन नहीं आया था, ये बोला जाता है कि सिस्टम शुड हैव, या ऐसा लिख सकते हो, कॉन्टिन्यूअस डिलोकलाइजेशन ऑफ, मैं वर्ड यूज कर रहा हूं कॉन्टिन्यूअस डिलोकलाइजेशन। समझ में आ रहा है? डिलोकलाइजेशन में वर्ड नहीं यूज कर रहा हूं, कॉन्टिन्यूअस डिलोकलाइजेशन साइक्लिक मैनर में होता है। कॉन्टिन्यूअस डिलोकलाइजेशन ऑफ 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, या इसी को मैं लिख सकता हूं आर ऑड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ऑड पेयर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर मान लो n = 0 रखोगे तो क्या आ जाएगा? 2 पाई इलेक्ट्रॉन। ठीक है, n = 1 रखोगे, यहाँ पे n की वैल्यू 0 से लेके तो आपका नंबर बढ़ते जाएगा आगे के केसेस में। n = अगर 1 रखते हो तो कितना हो जाएगा? 6 पाई इलेक्ट्रॉन। तो ये क्राइटेरिया फुलफिल करना चाहिए, तभी उस सिस्टम को एरोमेटिक कंसीडर किया जाएगा। इसका क्या इंपॉर्टेंट है 4n+2 का, वंस अगेन मैं बोलूंगा इस जो है एरोमेटिक सिस्टम के लास्ट में डिस्कशन में आएगा। ठीक है, तो वहां पे हम लोग थोड़ा बहुत आइडिया देंगे कि व्हाट इज द बेसिक मीनिंग ऑफ दिस 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। ऐसा क्यों है कि 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन पे ही इस मॉलिक्यूल को एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मिल रहा है और ये सिस्टम एरोमेटिक कहला रहा है। तो n = 0 रखा 2 पाई इलेक्ट्रॉन, n = 1 रखा 6 पाई इलेक्ट्रॉन, वैसे ही रखते जाओ n = 2 तो सो ऑन आपको मिलता जाएगा 10 पाई इलेक्ट्रॉन। अगर मैं n = 3 रखूं तो देख सकते हो कि ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, यानी कि 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 1 पेयर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, 3 पेयर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, 5 पेयर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। अगर इसको रख दिया जाए तो 14 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, यानी कि 7 पेयर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, यानी कि उसके अंदर ऑड पेयर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो। तब इन दैट केस ये कॉन्टिन्यूअस डिलोकलाइजेशन होना चाहिए, डिलोकलाइजेशन का पार्ट होना चाहिए कॉन्टिन्यूअस डिलोकलाइजेशन का। तो कॉन्टिन्यूअस डिलोकलाइजेशन ऑफ 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, यानी कि ऑड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तब ये सिस्टम एरोमेटिक कहलाएगा। यानी कि ये 3 क्राइटेरिया फुलफिल करना चाहिए। सिस्टम शुड बी साइक्लिक, सिस्टम शुड बी प्लेनार, मतलब जो है जो एटम इन्वॉल्व है, इसको थोड़ा सा कंफ्यूज मत करना, आगे सिस्टम देखेंगे तो वहां पे इस चीज को और ज्यादा क्लियर करेंगे कि एटम जो इन्वॉल्व है साइक्लिक रेजोनेंस के अंदर, दैट शुड बी इन द वन प्लेन, उसका प्लेन में होना जरूरी है। और लास्ट जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है दैट इज कॉन्टिन्यूअस डिलोकलाइजेशन ऑफ 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। इसी रूल को, जो लास्ट वाला जो रूल है, इसको बोला जाता है हक्कल्स रूल। ठीक है, हक्कल्स रूल बोला जाता है। सबसे बेस्ट एग्जांपल है जिसको हम लोग जो है बोलते हैं बदमाश में भी, और बदमाश इसलिए मिल गया है कि इसको एक्स्ट्रा पैसा मिल गया है, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मिल गया है ना इस मॉलिक्यूल्स को, ड्यू टू कंटीन्यूअस डिलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। तो ये जो एरोमेटिक सिस्टम है बेंजीन, इसको जो है इस तरीके से। अच्छा, इसके ऑर्बिटल डायग्राम को भी तो एक बार देखा जा सकता है कि सर आप तो बोल रहे थे कनेक्टेड पैरेलल पी ऑर्बिटल, ठीक है, तो वो तो रेजोनेंस का केस था, कनेक्टेड पैरेलल पी ऑर्बिटल इन द साइक्लिक मैनर, तब वो जो है एरोमेटिसिटी को जनरेट कर देगा। जैसे ये पी ऑर्बिटल हो गया, ये इसके साथ कनेक्ट होगा, ये कनेक्ट इसके साथ होगा, पैरेलल है तभी होगा, पैरेलल होगा तभी रेजोनेंस होगा, और रेजोनेंस होगा तभी इसमें एरोमेटिसिटी के बारे में सोचा जा सकता है। कब? जब ये साइक्लिक मैनर में इस तरीके से सिस्टम बनाएगा। देख सकते हो आप,
ब्यूटीफुली जो है इसका जो रेजोनेंस एक तरीके से जो है डीलोकलाइजेशन होगा, एक कॉन्टिन्यूअस मैनर में इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइजेशन होगा। ठीक है, इस पर्टिकुलर जो है चैप्टर का भी यही थंबनेल है। आप एक बार देखो किस तरीके से इलेक्ट्रॉन का, पाई इलेक्ट्रॉन का क्लाउड बेंजीन के ऊपर और नीचे प्लेन पे जो है दिख रहा है आपको। तो ये जो है इस तरीके से सिस्टम बना के आपको देगा। तो यही कॉन्टिन्यूअस डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, किसका, कितने पाई इलेक्ट्रॉन का, तो 2 + 2 + 2 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, यानी यहाँ तो के 6 पाई इलेक्ट्रॉन वाला आ गया ना, या तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाए, 6 पाई या 10 पाई, यानी कि ऑड पेयर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन हो जाए, अगर मैं एक सिंपल लेने बोलूँ। अच्छा ठीक है, तो ये तो रहा साइक्लिक एरोमेटिक सिस्टम की बात। अब बात करते हैं एंटी एरोमेटिक का। ऐसा क्या हुआ कि जो है साइक्लिक कॉन्जुगेशन इसको मॉलिक्यूल्स को अनस्टेबल बना रहा है, ऐसा क्या क्राइटेरिया भी चाहिए, क्या होगा वो बाद में हम लोग डिस्कशन करेंगे कि एंटी एरोमेटिक और एरोमेटिक में क्या ऐसा डिफरेंस बेसिक आ रहा है कि सेम फिनोमिना होते हुए भी एंटी एरोमेटिक जो है स्टेबलाइज होने के बजाय डीस्टेबलाइज हो रहा है। तो क्या मैंने बोला कि सिस्टम शुड बी, यहां पे भी सेम क्राइटेरिया, सिस्टम शुड बी साइक्लिक, यानी कि मॉलिक्यूल्स का साइक्लिक होना जरूरी है, तभी हम लोग रेजोनेंस मतलब साइक्लिक कॉन्जुगेशन के बारे में सोच सकते हैं। ठीक है, सिस्टम शुड बी साइक्लिक, मॉलिक्यूल शुड बी प्लेनर, मॉलिक्यूल शुड बी प्लेनर। ठीक है, मॉलिक्यूल शुड बी प्लेनर, यानी कि इस मीनिंग क्या हुआ इसमें कि एटम्स इन्वॉल्व इन रेजोनेंस, यानी कि साइक्लिक रेजोनेंस, इसको बोल सकते हो एरोमेटिसिटी को साइक्लिक रेजोनेंस। साइक्लिक रेजोनेंस मस्ट बी sp2 और sp हाइब्रिडाइज, ये होना जरूरी है। वही सेम कहानी में लिख रहा हूं, sp हाइब्रिडाइज होना जरूरी है। अच्छा, यहां क्या डिफरेंस फिर आएगा, दोनों चीजें तो सेम हो गई कि साइक्लिक कॉन्जुगेशन हो रहा है, बट यहां पे जो हक्कर रोल वाला पार्ट है ना, ये फेल कर जाता है। इसके लिए क्या बोला जाता है, तो कॉन्टिन्यूअस डीलोकलाइजेशन ऑफ, इसमें भी डीलोकलाइजेशन हो रहा है, लेकिन यहां पे स्टेबलाइज करने के बजाय डीस्टेबलाइज कर रहे हैं। अरे पैसा मिलना शुरू हो जाए बिना काम किए हुए तो बदमाशी तो कुछ दिन बाद शुरू हो जाएगा, राइट। तुम्हारी भी शुरू हो जाएगी, मेरी भी शुरू हो जाएगी। अगर बैठे बैठाए घर पे कोई पैसा देना शुरू कर दे, भाई तुम्हें कोई काम नहीं करना है, चलो मैं पैसा देता हूँ हर महीने, तो इन दैट केस हमारी भी बना। वैसा ही कुछ केस ये भी है, एंटी एरोमेटिक थोड़ा सा इसके लक्षण सही नहीं दिख रहे हैं। कॉन्टिन्यूअस, बस क्या है इसमें देखो आप, क्या ऐसा डिफरेंस है, कॉन्टिन्यूअस डीलोकलाइजेशन ऑफ क्या 4 पाई इलेक्ट्रॉन, 4n पाई इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 4n पाई इलेक्ट्रॉन, इसी को बोल सकते हो आप ऑड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। चलो ऑड तो इसके लिए बोला गया था ना, इवन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसका मीनिंग एक सिग्निफिकेंट मीनिंग आएगा लेटर ऑन, हम लोग इसको डिस्कशन में रखेंगे। बहुत ज्यादा जेई के प्रोस्पेक्टिव से तो नहीं उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता, फिर भी एक जस्ट मैं आइडिया दे दूंगा कि इसका मीनिंग क्या है 4 पाई इलेक्ट्रॉन का और 4n पाई इलेक्ट्रॉन का फॉर द केस ऑफ द एरोमेटिक एंड एंटी एरोमेटिक सिस्टम। ऐसा क्या हो गया कि जब 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन है तो ये स्टेबलाइज किया जा रहा है, और 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन के साथ ये स्टेबलाइज किया जा रहा है, और 4n पाई इलेक्ट्रॉन के साथ में डिस्टेबलाइज किया जा रहा है। या इसी को आप बोल सकते हो इवन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बिकॉज अगर n = 1 रखोगे, 0 तो नहीं रखोगे ना, n = 1 रखा जाएगा तो क्या हो जाएगा 4 पाई इलेक्ट्रॉन, तो 4 पाई मींस 2 पेयर हो जाएगा। देन अगर n = जो है आप 2 रखो तो 8 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। ठीक है, n = 3 रखा जाए तो 12 पाई इलेक्ट्रॉन, तो पेयर अगर निकालो तो कितना हो जाएगा 2 ये क्या हो जाएगा इसका 8 पाई इलेक्ट्रॉन का पेयर, इवन है ना, तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन 6, इवन पेयर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, ये केस हो गया, और इवन पेयर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। तो इन दैट सिनारियो ये जो सिस्टम है ये एंटी एरोमेटिक को जनरेट करेगा। जैसे एक बेस्ट एग्जांपल आता है इसका ब्यूटाडाइन का। ठीक है, ये केस है ब्यूटाडाइन। ठीक है, एंटी एरोमेटिक है। क्या है सिस्टम कि आप देख लो एक बार, ये सिस्टम साइक्लिक है, प्लेनार होगा। क्यों प्लेनार होगा इस चीज को समझना, प्लेनार क्यों होगा, क्योंकि जो एटम इन्वॉल्व है साइक्लिक कॉन्जुगेशन में 1 2 3 4 सभी के सभी कौन से हाइब्रिडाइज है, sp2 हाइब्रिडाइज है। ठीक है, इनका sp2 होना जरूरी है। अब मान लो यहाँ पे मैं अगर जैसे मैं बोल रहा हूँ कि क्यों ये मैं बोल रहा हूँ कि जो एटम्स इन्वॉल्व है उन्हीं को चेक करना। जैसे यहाँ पे CH3 ले लो, अब CH3 आपने लिया, CH3 तो प्लेन में होगा नहीं, sp3 हाइब्रिडाइज है। लेकिन उसके अलावा ये जो एटम्स हैं 1 2 3 4 5 6 ये सभी एटम्स जो है sp2 हाइब्रिडाइज होंगे, बोर्ड के प्लेन में लाइज करेंगे। तो ये प्लेन में रहे या ना रहे उससे कोई मतलब नहीं, बट जो एटम्स इन्वॉल्व है साइक्लिक कॉन्जुगेशन में उसका एक प्लेन में रहना जरूरी है। तो ये हो गया साइक्लिक प्लेनार, लेकिन इसके पास जो है पंगा है, इसके केस में 4 पाई इलेक्ट्रॉन आ गया, तब ये सिस्टम एंटी एरोमेटिक कहला जाएगा।
ठीक है। तो ये डिफरेंस थोड़ा सा और ज्यादा क्लियर करेंगे हम लोग जो है चैप्टर के एंड में, ठीक है। तो ये तो बात रही एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक का। नॉन एरोमेटिक में क्या आएगा? क्या ये दोनों सेम है? नहीं, सेम नहीं है। बहुत लोग जो है कंफ्यूज कर देते हैं इसको, दोनों को सेम नहीं रखना आप। इस दोनों को मिला के आप भले नॉट एरोमेटिक बोल सकते हो, नॉट एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक नहीं। तो एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक को मिला के नॉट एरोमेटिक बनेगा। विच आर नॉट एरोमेटिक विल बी कंसीडर्ड एज द नॉट एरोमेटिक। अब नॉट एरोमेटिक में एंटी एरोमेटिक भी आ जाएगा और नॉन एरोमेटिक भी आ जाएगा। अच्छा, नॉन एरोमेटिक के लिए क्या क्राइटेरिया होना चाहिए? कोई क्राइटेरिया नहीं। ये दोनों क्राइटेरिया अगर फुलफिल नहीं कर रहा है, नाइदर एरोमेटिक का नाइदर एंटी एरोमेटिक का, तो फिर इसको नॉन एरोमेटिक के डब्बे में डाल दो, ठीक है। मीनिंग क्या हुआ कि देखो सिस्टम साइक्लिक रहे या असाइक्लिक, उससे कोई मतलब नहीं। सिस्टम साइक्लिक और असाइक्लिक कुछ भी हो सकता है। अगर असाइक्लिक लेते हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है। सिस्टम शुड बी साइक्लिक या असाइक्लिक। देन प्लेनार हो या ना प्लेनार हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं बोल ही रहा हूं ना कि जो भी बच गए, जिसको हम लोगों ने एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक में नहीं कंसीडर कर पाए, उसको आप इस कैटेगरी में रख लो। मॉलिक्यूल इज प्लेनार और नॉन प्लेनार, इससे फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी रहे इससे, ठीक है। उसके अलावा एनी नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, फर्क नहीं पड़ता, एनी नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। डीलोकलाइज कर रहा हो या नहीं कर रहा हो, इससे भी फर्क नहीं पड़ता है। इधर डीलोकलाइज कर रहा हो या नहीं कर रहा हो, जो है कोई डिफरेंस मॉलिक्यूल में नहीं क्रिएट करेगा, उसको नॉन एरोमेटिक में कंसीडर किया जाएगा। जैसे ये सिस्टम आप ले लो, डबल बॉन्ड, ठीक है। इसमें क्या है, ये साइक्लिक ही नहीं है, तो ये ले लो या ये ले लो, इस तरीके के बहुत सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे। या ये साइक्लिक है, ठीक है। बहुत लोग इसको कंसीडर कर रहे थे, अरे इसमें जो है बोल रहे थे कि 2 पाई इलेक्ट्रॉन आ गए, 2 पाई इलेक्ट्रॉन आ गए। अरे और क्राइटेरिया चेक करोगे कि नहीं करोगे? सिस्टम इज साइक्लिक देख लिया, अरे वाह, ठीक है। साइक्लिक के बाद प्लेनार देखना भूल गए, ये एटम sp3 हाइब्रिडाइज है, ये एटम sp3 हाइब्रिडाइज है, ये एटम sp3 हाइब्रिडाइज है। तो इसमें क्या साइक्लिक कॉन्जुगेशन हो पाएगा? अब एरोमेटिसिटी का थोड़ा बहुत आपको जो है टेस्ट लग रहा होगा, किस तरीके से एरोमेटिसिटी डिसाइड किया जा रहा है। अब इसी को आपस कहाँ कॉन्जुगेशन है? पहली बात तो कॉन्जुगेशन ही नहीं है। रेजोनेंस होगा तब तो एरोमेटिसिटी के बारे में सोचा जाएगा, यहाँ तो कुछ रेजोनेंस ही नहीं है। तो ये सभी इस कैटेगरी में आ जाएगा। जो भी क्राइटेरिया एरोमेटिक का और एंटी एरोमेटिक का नहीं फुलफिल करेगा, उस सिस्टम को हम लोग नॉन एरोमेटिक में कंसीडर कर रहे हैं। क्रिस्टल क्लियर है? ये एरोमेटिक के लिए साइक्लिक होना चाहिए, मॉलिक्यूल शुड बी प्लेनार, यानी कि एटम इन्वॉल्व इन द साइक्लिक रेजोनेंस मस्ट बी sp2 और sp हाइब्रिड। कॉन्टिन्यूअस डिलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। कितने पाई इलेक्ट्रॉन का? तो ऑड पेयर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, यानी कि 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। देन अगर मैं बात करूं एंटी एरोमेटिक का, सिस्टम शुड बी साइक्लिक प्लेनार, सेम क्राइटेरिया, बट हियर द कंटीन्यूअस डिलोकलाइजेशन ऑफ 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, 4n पाई इलेक्ट्रॉन शुड बी टेकन प्लेस, यानी कि इवन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और मॉलिक्यूल में इस केस में मॉलिक्यूल डीस्टेबलाइज करेगा। नॉन एरोमेटिक के केस में कोई भी आप ले लो, साइक्लिक हो असाइक्लिक, इससे कोई मतलब नहीं है। साइक्लिक भी हो सकता है, असाइक्लिक वाले सिस्टम को जो भी एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक की क्राइटेरिया नहीं फुलफिल करेगा, उसको हम लोग यहाँ पे रख देंगे। तो वंस अगेन मैं इसको फिर से मेंशन करूंगा कि अगर स्टेबिलिटी आपसे पूछता है कि सबसे ज्यादा स्टेबल तो एरोमेटिक, देन आ जाएगा नॉन एरोमेटिक, और उसके बाद आएगा सबसे लास्ट में जो है एंटी एरोमेटिक, ठीक है। एरोमेटिक का दुश्मन एंटी एरोमेटिक, ऐसा क्यों है भाई, देखते हैं इसको बाद में। एंटी एरोमेटिक, ये इसके स्टेबिलिटी का आधार है, ठीक है। इसी से जेई क्वेश्चन पूछ दिया है कई बार, जेई ने इसी से क्वेश्चन बना दिया, विच मॉलिक्यूल विल बी अनस्टेबल, हाईली अनस्टेबल, उसमें से कुछ कंपाउंड एंटी एरोमेटिक दे दिए। जेई 2012 का मेरे ही ईयर का क्वेश्चन इन्होंने पूछा हुआ है, 12 में या 13 में, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, बट पूछा हुआ है ऐसे क्वेश्चन। तो एरोमेटिक और जो है नॉन एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक में थोड़ा बहुत जो है डिफरेंस आई थिंक क्लियर हो गया, और एग्जांपल लेंगे तो और ज्यादा क्लैरिटी आती जाएगी इस केस में कि एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक के केसेस में बेसिक डिफरेंसेस क्या बन के आ रहे हैं, ये हम लोग जो है और ज्यादा एग्जांपल के थ्रू क्लियर करेंगे, ठीक है। तो ये आइडिया आप एक बार इस चीज को लिख लो, जो है फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, थ्रू एग्जाम्पल समझते हैं कि कौन कौन से एरोमेटिक सिस्टम है। तो आइए देखते हैं कुछ एग्जांपल एरोमेटिक सिस्टम का, राइट। आज हम लोग डिस्कशन मोनोसाइक्लिक तक ही लिमिटेड रखेंगे, एंड द नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे पॉलीसाइक्लिक सिस्टम पे। तो जो है आज का जो डिस्कशन हम लोग का जाएगा होमोसाइक्लिक को लेके, सॉरी मोनोसाइक्लिक को लेके, मोनोसाइक्लिक को लेके, ठीक है। मोनोसाइक्लिक में सिंगल रिंग प्रेजेंट हो, सिंगल रिंग हो, उस केस में कैसे देखा जाएगा एरोमेटिक सिस्टम, ठीक है। सिंगल रिंग तो 1 बाय 1 कंसीडर करते हैं। पहले मैं क्या कंसीडर कर लेता हूं, जितने होमोसाइक्लिक सिस्टम है, होमोसाइक्लिक सिस्टम जितने उसको कंसीडर कर लेते हैं। होमो मींस वंस अगेन सेम डिफिनीशन जाएगा, सेम नंबर सेम टाइप ऑफ एटम प्रेजेंट हो, यानी कि कार्बन एटम मैक्सिमम कैसे है देखो। तो स्टार्ट करते हैं 1 बाय 1। जैसे कि 3 मेंबर रिंग देखना,
3 मेंबर रिंग, ठीक है, 3 मेंबर साइक्लिक सिस्टम। 1 बाय 1 हम लोग, क्योंकि 3 के साथ ही तो रिंग बना सकते हो साइक्लिक सिस्टम, 2 का तो बनेगा नहीं, 2 एटम का कैसे रिंग बन जाएगा। तो 3 मेंबर साइक्लिक सिस्टम में ये देखना आप एग्जांपल, बहुत लोग ये जो है सिस्टम को लेकर डाउटफुल थे कि इसको सर ने एरोमेटिक क्यों कंसीडर किया था ना डाउट पहले लेक्चर में आईपीएक नोमेनक्लेचर में। आइए उस डाउट को क्लियर करते हैं, ठीक है, समझे इस बात को। सिस्टम इज साइक्लिक, सिस्टम इज साइक्लिक, प्लेनार तो होगा, क्यों होगा, बिकॉज AbSp2 हाइब्रिडाइज है, AbSp2 हाइब्रिडाइज है, तो दिस मॉलिक्यूल इज प्लेनार, क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हैं। अच्छा, पाई इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, तो जो है 1 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 2 पाई इलेक्ट्रॉन के हम लोग के एरोमेटिक हक्कल रूल्स को फॉलो कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन में अगर n की वैल्यू 0 रख दिया जाए तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन, या ऐसे भी बोल सकते हो ऑड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो बेसिकली हो रहा है, इसमें रेजोनेंस होगा। पहली बात रेजोनेंस होना जरूरी है, और इसमें पॉजिटिव चार्ज इन्वॉल्व होगा तभी ये रेजोनेंस अकर हो रहा है। कभी कभी इसको टर्म्स अलग से बोल देते हैं लोग, क्वासी एरोमेटिक, क्वासी एरोमेटिक उसको बोलते हैं जिसमें चार्ज इन्वॉल्व हो रेजोनेंस एरोमेटिक कैरेक्टर के लिए, चार्ज इन्वॉल्व हो साइक्लिक कॉन्जुगेशन में, तब उसको कभी कभी नेम दे दिया जाता है क्वासी एरोमेटिक सिस्टम। बट हम लोग अभी के लिए एरोमेटिक सिस्टम ही जो है ध्यान में रखेंगे। कभी कभी इसको बोल दिया जाता है, क्या नेम बोल दिया जाता है, क्वासी एरोमेटिक, ठीक है, वो आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, क्वासी एरोमेटिक बोल दिया जाता है, ठीक है, आप चाहो तो लिखो या इसको ना लिखो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, बट एरोमेटिक की क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है इस सिस्टम को, हम लोग एरोमेटिक बोलेंगे। साइक्लिक है, प्लेनार है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, अब जो है सभी के साइक्लिक रेजोनेंस तो फुलफिल कर रहा है, तो ये हम लोग का एरोमेटिक हो जाएगा, ठीक है। मैं थोड़ा सा कंफ्यूज करता हूँ इस सिस्टम से, आगे जो है एक थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके मैं दिखाता हूँ, बताना ये वाला सिस्टम को क्या कंसीडर करूंगा मैं। ये क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है, साइक्लिक भी है बिल्कुल, प्लेनार भी है। अच्छा बोलेंगे सर ये तो sp3 हाइब्रिडाइज हो गया, ये तो प्लेनार नहीं होना चाहिए, ये तो आपका sp3 हाइब्रिडाइज हो गया, फिर मॉलिक्यूल को कैसे प्लेनार बोले। मॉलिक्यूल 3 एटम के साथ आप कैसे तीसरा एटम कैसे आउट ऑफ प्लेन भेज सकते हो, मुझे एक बात बताओ। 3 एटम आपने लिया इस तरीके से, एक एटम आउट ऑफ प्लेन जाने के बाद प्लेन तो सेम ही रहेगा ना, तो प्लेनार है मॉलिक्यूल, ऐसा नहीं है कि ये मॉलिक्यूल प्लेनार नहीं है, बट इसके साथ और कहानी जुड़ी हुई है, sp3 हाइब्रिडाइज है। तो यहाँ पे अगर डीलोकलाइजेशन करा, कैसे डीलोकलाइजेशन करा पाओगे, कॉन्जुगेशन ये नहीं है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन भी है, इस केस में 2 पाई इलेक्ट्रॉन भी प्रेजेंट है, बट डीलोकलाइजेशन नहीं है, नो डीलोकलाइजेशन। डीलोकलाइजेशन होगा तब तो जो है साइक्लिक कॉन्जुगेशन बनेगा, नो डीलोकलाइजेशन। 2 पाई इलेक्ट्रॉन तो प्रेजेंट है, लेकिन इनका डीलोकलाइजेशन नहीं हो रहा है, यहाँ पे डीलोकलाइजेशन हो रहा है। इसको फिर किस में कंसीडर किया जाएगा, इसको किस में कंसीडर किया जाएगा, यानी कि ये प्रोहिबिटेड है, ये नहीं आप करा सकते, ठीक है। तो कितने हो जाएंगे, इस सिस्टम को क्या कंसीडर किया जाएगा, एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक या नॉन एरोमेटिक, दिस विल बी नॉन एरोमेटिक। सही है बात, ये समझ में आती है बात। अरे ये sp3 हो गया ना, ये कार्बन तो ये इन्वॉल्व ही नहीं होगा, पाई इलेक्ट्रॉन को डीलोकलाइज ही नहीं कराएगा, यहाँ तो पॉजिटिव चार्ज था, तो यहाँ पे p ऑर्बिटल था, वैकेंट p ऑर्बिटल, ये डीलोकलाइज होके जो है p ऑर्बिटल में पहुंच गया, ठीक है, तो वो केस जनरेट हो गया। अच्छा इसका एक और मेंबर में इसी में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करता हूं, आप ये सिस्टम कंसीडर करना लाइक दिस। मैंने बोला था कि ये निगेटिव चार्ज को आप यहाँ पे कार्बन के केस में आप लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही काउंट कर सकते हो, तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है आप देखो कि कितने पाई इलेक्ट्रॉन, इसको बोला गया था कि दिस विल बी कंसीडर्ड एज द पाई इलेक्ट्रॉन, बोला गया था कि अगर ये रेजोनेंस का पार्ट होगा तो इसको पाई इलेक्ट्रॉन की तरह ट्रीट किया जाएगा। तो सिस्टम नो डाउट साइक्लिक दिख रहा है, ठीक है, प्लेनार भी होगा, प्लेनार क्यों होगा जाएगा कि ये हाइब्रिडाइजेशन का पार्ट नहीं होगा, ठीक है, इसके साथ एक हाइड्रोजन जुड़ा होगा, ऐसा नहीं है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन थे, हाइड्रोजन को दिखाते नहीं है ना हम लोग, कार्बन हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है और साथ में निगेटिव चार्ज है, तो साइक्लिक भी है, प्लेनार भी है, और इसके केस में 4 पाई इलेक्ट्रॉन। अब ये पंगा हो गया, 4 पाई इलेक्ट्रॉन के साथ सिस्टम क्या हो जाता है, एंटी एरोमेटिक हो जाएगा, दिस इज गोइंग टू बी एंटी एरोमेटिक सिस्टम। सही जा रहे हैं हम लोग, एंटी एरोमेटिक। तो हम लोग होमोसाइक्लिक डिस्कस कर रहे हैं, होमोसाइक्लिक के अंदर ही देखो आप, नेक्स्ट मेंबर दिखाता हूं आपको, ये आपने शायद अभी देखा, ये वाला सिस्टम बता सकते हो क्या था, ये साइक्लिक है, ठीक है, प्लेनार है, प्लेनार में किस लिए बोला, बिकॉज AbSp2 हाइब्रिडाइज है, AbSp2 हाइब्रिडाइज है, AbSp2 sp2 हाइब्रिडाइज, प्लेनार, दिस मॉलिक्यूल इज प्लेनार एंड दिस हैव द 4 पाई इलेक्ट्रॉन। दिस इज क्लासिकल एग्जांपल ऑफ एंटी एरोमेटिक सिस्टम, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, इसको बोलते हैं साइक्लोब्यूटाडाइन, द क्लासिकल एग्जांपल ऑफ एंटी एरोमेटिक सिस्टम। अच्छा ठीक है, ये तो रही बात इसकी, थोड़ा सा मैं मॉडिफिकेशन करता हूं इसमें,
यहाँ पे अगर मैं पॉजिटिव डाल दूं, इसको ऐसे ही छोड़ दूं, तो फिर अगर ये sp3 हाइब्रिडाइज है ना, तो इसको साइक्लिक कॉन्जुगेशन में आने ही नहीं देगा। कॉन्जुगेशन भले होगा बट साइक्लिक कॉन्जुगेशन नहीं हो सकता है ना, ये एटम इन्वॉल्व होना चाहिए। यानी रिंग के जो सभी एटम हैं जो एक तरीके से लूप बन रहा है, उसके अंदर साइक्लिक कॉन्जुगेशन होना इंपॉर्टेंट है। अब बात करें इसमें, तो ये तो एरोमेटिक नहीं होगा। अच्छा, इसको ऐसे चेंज में मॉडिफिकेशन कर दूं, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज लगा दूं, देन इट इज गोइंग टू बी एरोमेटिक। क्यों? क्योंकि ये सिस्टम साइक्लिक हो गया, प्लेनार है ही, ये भी sp2 ही हो जाएगा ना। पॉजिटिव चार्ज के साथ इसके पास क्या होगा, एक हाइड्रोजन जुड़ा होगा, तो अगर 3 बॉन्ड है तो 3 बॉन्ड के साथ इसका हाइब्रिडाइजेशन तो sp2 ही होगा ना। तो साइक्लिक हो गया, प्लेनार हो गया, ठीक है। और उसके अलावा हम लोग को चाहिए था क्या, 2 पाई इलेक्ट्रॉन हो गया, तो इस केस में ये एरोमेटिक हो जाएगा, ठीक है, इस केस में एरोमेटिक हो जाएगा। और केस कंसीडर कर लो आप, मान लो ऐसा कुछ केस हो जाए, डबल बॉन्ड ही रखो, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव। चलो इसको देख लेते हैं, एक्चुअली इसी को मैंने अलग वे से रिप्रेजेंट कर दिया। इसमें भी रेजोनेंस है, यही सिस्टम है बेसिकली। उस बॉन्ड को ब्रेक करके, इस बॉन्ड को ब्रेक करके यहाँ पॉजिटिव लगा दिया इधर, और एक जगह पे निगेटिव आ गया, तो साइक्लिक है, प्लेनार है, ठीक है। और कितने इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन काउंट कर पा रहे हो ना, पाई इलेक्ट्रॉन 1 2, और इसके पास में 2 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 पाई इलेक्ट्रॉन, बिकॉज निगेटिव चार्ज है ना, तो ये भी तो इलेक्ट्रॉन को हम लोग पाई इलेक्ट्रॉन की तरह ही ट्रीट करेंगे ना। दिस इज आवर पाई इलेक्ट्रॉन, तो साइक्लिक प्लेनार विथ 4 पाई इलेक्ट्रॉन, एंड दिस सिस्टम इज ऑल्सो एंटी एरोमेटिक, ठीक है। ये ब्यूटाडाइन का ही एक केस है, मैंने बॉन्ड को ब्रेक करके रिप्रेजेंट कर दिया। अच्छा, ये केस हुआ, ये देखना आप ध्यान से थोड़ा सा, निगेटिव निगेटिव, ठीक है। सिस्टम इज साइक्लिक, सिस्टम इज साइक्लिक, सिस्टम इज प्लेनार। प्लेनार क्यों मैं बोला, बिकॉज ये जो लोन पेयर है ये रेजोनेंस का पार्ट है, ये भी लोन पेयर है, रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, ठीक है। तो कितने टोटल नंबर ऑफ जो है एक तरीके से मैं बोलूं पाई इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 पाई इलेक्ट्रॉन, और 6 पाई इलेक्ट्रॉन किसका क्राइटेरिया जनरेट करता है, एरोमेटिक का, ठीक है। दिस इज द एरोमेटिक सिस्टम। आइए बात करते हैं और भी सिस्टम पे, ठीक है। ये हो गया, आप चाहो तो लिख सकते हो 4 मेंबर साइक्लिक सिस्टम, ठीक है, 4 मेंबर साइक्लिक सिस्टम, ठीक है। अब डिस्कशन हम लोग रख लेते हैं 5 मेंबर साइक्लिक सिस्टम पे। 5 मेंबर साइक्लिक सिस्टम देख सकते हो कितना हम लोग सिस्टमेटिकली वे में फॉलो कर रहे हैं। इतना सिस्टमेटिक वे में एरोमेटिक सिस्टम कोई डिस्कस नहीं किया होगा। हर चीज को मैं डिटेल माइन्यूटली इसमें डिटेल करूंगा चीजों को, तो जो आप देखते चलो, सीखते चलो, लिखते चलो, बस यही जो है समझते चलो चीजों को, बस वही है। और क्या चीज है इसमें, आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, उतना ही फेसाइल तरीके से आप जो है स्कोर कर सकते हो मार्क्स। तो 5 मेंबर साइक्लिक सिस्टम क्यों मैं डिटेल कर रहा हूँ, बिकॉज कई बार इंटीजर टाइप के क्वेश्चन पूछ चुका है, और लोग जो इंटीजर टाइप में एक स्ट्रक्चर छोड़ दिया कि ये एरोमेटिक होगा कि नहीं, पेपर टाइप में कंफ्यूज होकर छोड़ दिया। तो इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि एक एक सिस्टम को माइन्यूटली हम लोग ऑब्जर्व करें, यहाँ ये क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है कि नहीं। इसलिए मैंने उसको पहले ही क्लासिफाई कर दिया कि एरोमेटिक सिस्टम का जो हम लोग का डिस्कशन जाने वाला है, किस तरीके से डिस्कशन जाएगा। हम लोग जो है मोनोसाइक्लिक को भी डिस्कस करेंगे और पॉलीसाइक्लिक को भी डिस्कस करेंगे। मोनोसाइक्लिक के अंदर होमोसाइक्लिक को सेपरेटली डिस्कशन में मैं रख रहा हूँ, और हेट्रोसाइक्लिक को सेपरेटली डिस्कशन में रखा जाएगा, ठीक है। तो 5 मेंबर साइक्लिक सिस्टम की बात करते हैं, ठीक है। ये बताना मुझे आप, ये बोलते हैं साइक्लोपेंटाडाइन, बहुत ही एक क्लासिकल एग्जांपल है किस चीज का, मैं बताता हूँ। इसका जो है मेन फेमस क्या, इसके साथ क्या जुड़ा हुआ है प्रॉपर्टी, इसको मैं क्यों बोला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले ये पता करो कि सिस्टम इज एरोमेटिक और नॉट। देखा जाए साइक्लिक है, प्लेनार नहीं हो सकता है। प्लेनार क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये एटम sp3 हाइब्रिडाइज होगा, और कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो ऐसे भी हम लोग कंसीडर नहीं करने वाले एरोमेटिक में। तो इसको आप बोल सकते हो कि दिस सिस्टम इज नॉन एरोमेटिक, दिस सिस्टम इज नॉन एरोमेटिक। नॉट एरोमेटिक में नहीं लिख रहा हूं, नॉन एरोमेटिक होगा तो नॉट एरोमेटिक का भी पार्ट हो जाएगा। तो ये नॉन एरोमेटिक है। अब इसके साथ कहानी क्या जुड़ी हुई है, समझना इस बात को। ये जो हाइड्रोजन है ना, जनरली क्या देखते हैं हम लोग, आगे हम लोग एसिडी की स्ट्रेंथ में भी डिस्कशन में रखेंगे कि जो भी हाइड्रोजन अगर कार्बन के साथ अटैच्ड है ना, एक्सेप्ट अगर sp हाइब्रिडाइज हटा दो, उसके अलावा जितने भी हाइड्रोजन होंगे, अगर मान लो sp2 कार्बन के साथ अटैच्ड है, तो उतना एसिडिक नेचर नहीं शो करेगा। ये एसिडिक नेचर शो करता है बट उतना स्ट्रांग नहीं। लेकिन अगर sp2 के साथ में या sp3 के साथ में हाइड्रोजन है, मान लो sp3,
तो उतना एसिडिक नेचर नहीं शो करता है, बहुत लिस्ट एसिडिक होता है। पीके अगर हम लोग कंसीडर करें, अगर पीके वैल्यू आपने पढ़ा होगा इक्विलिब्रियम में, तो पीके वैल्यू अगर देखा जाए तो 55 होता है, वाटर का 15.7 होता है। तो वाटर आई थिंक ऑलमोस्ट आप बोल सकते हो कि वाटर इज 40 टाइम्स मोर एसिडिक देन जो है वाटर इज मोर एसिडिक देन अगर आप मेथेन ले, तो मेथेन की एसिडिक स्ट्रेंथ है 10 टाइम्स मोर एसिडिक है वाटर। तो वाटर तो हम लोग एसिड में कंसीडर ही नहीं करते हैं, बट रिलेटिव एसिडिक स्ट्रेंथ रिलेटिव होता है। तो CH4 के रिस्पेक्ट में वाटर भी 10 टाइम्स मोर एसिडिक है। मतलब मैं ये बताना चाह रहा हूं आपको कि इसका जो एसिडिक स्ट्रेंथ होता है ना, इस कार्बन का जो इस हाइड्रोजन का जो कार्बन के साथ अटैच्ड है, बहुत लिस्ट एसिडिक नेचर शो करते हैं। लेकिन यहां पे थोड़ी कहानी चेंज है, ये ऑलमोस्ट वाटर के क्लोज ही एसिडिक स्ट्रेंथ को शो करता है। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज देखो, जैसे ही H+ लूज करेगा, एसिड किसको बोला जाता है? जो H+ लूज करे सोल्यूशन के अंदर, जैसे ही H+ लूज करेगा क्या देखने को मिलेगा आपको? तो इस कार्बन पे निगेटिव चार्ज आएगा, ठीक है, जैसे ही H+ लूज करेगा। अब होगा क्या कि इस पार्टिकुलर एनायन का समझना प्रॉपर्टी समझ में आ जाएगा अपने आप की, किस तरीके से ये हो रहा है। साइक्लिक हो गया, दिस सिस्टम इज प्लेनार, और जो है इस केस में कितने इलेक्ट्रॉन है देख लो आप, 1 2 3 4 5 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गया। साइक्लिक प्लेनार विथ 6 पाई इलेक्ट्रॉन किसमें कंसीडर किया जाएगा? दिस सिस्टम इज एरोमेटिक, सिस्टम इज एरोमेटिक, ठीक है, ये हमारा एरोमेटिक होगा। अच्छा, इसकी बात कर लेते हैं, ये भी कर लेते हैं साथ में। जब इसकी बात की है, इसको अलग लिख लेते हैं हम लोग, इसकी भी बात कर लेते हैं हम लोग, इसकी बात कर लेते हैं। बताना इसमें सिस्टम साइक्लिक है, देन प्लेनार है, प्लेनार ये भी तो sp2 हो गया ना। कार्बन विथ पॉजिटिव चार्ज उसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है। कार्बन विथ निगेटिव चार्ज sp2 भी हो सकता है, sp3 भी हो सकता है। अगर उसका जो निगेटिव चार्ज रेजोनेंस में पार्टिसिपेट किया है तो sp2 होगा, रेजोनेंस का पार्ट नहीं है तो sp3 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज के साथ ये, जैसे यहाँ पे ये कार्बन भी sp2 है हाइब्रिडाइजिंग, ठीक है। अगर एक का निगेटिव चार्ज ऐसे रखा गया तो इस कार्बन को हम लोग sp3 कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पे अगर पॉजिटिव चार्ज है, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज हो गया तो इसको हम लोग sp2 कंसीडर करेंगे इस तरीके से। तो साइक्लिक हो गया, प्लेनार हो गया, 4 पाई इलेक्ट्रॉन हो गया। किसका क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है? ये फुलफिल कर रहा है एंटी एरोमेटिक का। समझ में आती है इतनी बात? ये क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है एंटी एरोमेटिक का। चलिए आइए देख लेते हैं 6 मेंबर साइक्लिक सिस्टम। 6 मेंबर साइक्लिक सिस्टम, होमोसाइक्लिक का मैं देख रहा हूँ, मेंबर साइक्लिक सिस्टम। सबसे इसका क्लासिकल एग्जांपल है हमारा बदमाश बेंजीन, ठीक है, दैट इज बेंजीन। समझना इस बात को, बेंजीन के केस में मैंने आप इसी से एग्जांपल ही स्टार्ट किया। हमारी कहानी ये पूरी जो है, बेंजीन कभी पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में साथ नहीं छोड़ेगा, पूरा हर जगह इसका भी रिएक्शन अलग से पढ़ना पड़ता है। एल्केन का तो पढ़ते हैं, बेंजीन का भी पढ़ते हैं, जो एल्काइल हैलाइड का तो पढ़ते हैं, क्लोरोबेंजीन का भी पढ़ते हैं, एल्कोहल का भी पढ़ते हैं, फिनॉल का पढ़ते हैं। मतलब एक तरीके से है बेंजीन हमारे लिए एक इंपॉर्टेंस रखता है। बिकॉज ये सिस्टम क्यों इंपॉर्टेंस रखता है? क्योंकि ये सिस्टम एरोमेटिक है। देखो आप क्राइटेरिया देखो, ये सिस्टम इज साइक्लिक, प्लेनार, प्लेनार क्यों मैं बोल रहा हूँ कि ये sp2, ये sp2, ये sp2, ये sp2, sp2, sp2। तो कॉन्टिन्यूअस डिलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन हो रहा है इन द साइक्लिक मैनर। कितने का इलेक्ट्रॉन का? 6 पाई इलेक्ट्रॉन का। इस सिस्टम को भी हम लोग एरोमेटिक में कंसीडर कर सकते हैं। दिस सिस्टम इज आल्सो एरोमेटिक, ठीक है। और भी केस, इसी का मैं और केस थोड़ा सा जो है चेंजेस मॉडिफिकेशन करके मैं बताता हूँ। आप बताना क्या ये सिस्टम को एरोमेटिक बोला जा सकता है? इस सिस्टम इज एरोमेटिक और नॉट। देखो इसमें क्या हुआ कि ये आउट, इसका जो है रेजोनेंस से कुछ लेना देना नहीं है भाई, वो तो अपना बाहर बैठा हुआ है। इसमें रेजोनेंस किस में हो रहा है? साइक्लिक सिस्टम में। तो ये क्राइटेरिया जो साइक्लिक सिस्टम के अंदर है 1 2 3 4 5 6 पाई इलेक्ट्रॉन, ये जो है एक प्लेन में रहना जरूरी है। इसका जो है प्लेन में रहे या ना रहे उससे कोई मतलब नहीं है, बट जो साइक्लिक कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व है, साइक्लिक रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, वो उनका साइक्लिक मतलब एक प्लेन में होना जरूरी है। इसलिए बहुत लोग प्लेनार का अलग मीनिंग भी निकाल लेते हैं कि सर ये तो जो है आउट ऑफ प्लेन चला गया, इसका हाइड्रोजन ये टेट्राहेड्रल शेप लेगा ना, तो हाइड्रोजन तो आउट ऑफ प्लेन चल गया। फिर आप कैसे बोले कि मॉलिक्यूल प्लेनार है? मॉलिक्यूल को मैं प्लेनार क्राइटेरिया नहीं है मॉलिक्यूल का प्लेनार होना, क्राइटेरिया है कि जो एटम्स इन्वॉल्व है रेजोनेंस के अंदर उनको एक प्लेन में रहना जरूरी है, तभी तो कनेक्टेड पैरेलल p ऑर्बिटल बनेगा। तो साइक्लिक प्लेनार विथ 6 पाई इलेक्ट्रॉन, दिस सिस्टम विल बी आल्सो कंसीडर एज द एरोमेटिक, ठीक है। इसको भी हम लोग एरोमेटिक में ही कंसीडर करेंगे। अच्छा एक और केस मैं बताता हूं आपको, ये वाला देखना, इसको भी लोग कंफ्यूज करते हैं, इसको CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, CH डबल बॉन्ड CH2। ये क्या बोलेंगे कि पाई इलेक्ट्रॉन काउंट कर लिया जाए, गलत वे से काउंट करते हैं ना, इसलिए गलती हो जाती है। देखो बोलेंगे साइक्लिक है,
प्लेनार है बिकॉज एवरी एटम sp2 हाइब्रिडाइज है। और पाई इलेक्ट्रॉन क्या काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 पाई इलेक्ट्रॉन। 8 पाई इलेक्ट्रॉन साइक्लिक कॉन्जुगेशन में कितने इन्वॉल्व है उसी पाई इलेक्ट्रॉन को काउंट करो। समझना इस बात को, जो साइक्लिक सिस्टम के अंदर इन्वॉल्व है कॉन्जुगेशन के लिए उसी पाई इलेक्ट्रॉन को काउंट किया जाएगा। इस पाई इलेक्ट्रॉन से इसके एरोमेटिसिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये आपस में डिलोकलाइजेशन कर रहा है साइक्लिक मैनर में, तो इसको या आप चाहो तो इसको स्पेशली लिख सकते हो कि नॉट पार्ट ऑफ एरोमेटिसिटी। ये हमारे एरोमेटिक सिस्टम का पार्ट नहीं है। आगे हम लोग इस पे एक बार और डिस्कशन रखेंगे कि कैसे हम लोग पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं इसी सिस्टम के अंदर। अगर पॉलीसाइक्लिक आएगा तब तो और ज्यादा कंफ्यूजिंग हो जाता है, तो पॉलीसाइक्लिक में डिस्कस करेंगे कि कौन से पाई इलेक्ट्रॉन को एग्जैक्टली काउंट किया जाएगा। यहाँ पे जस्ट मैं एक हिंट दे रहा हूँ कि जो पाई इलेक्ट्रॉन है अगर वो साइक्लिक सिस्टम का पार्ट है उस पार्टिकुलर पाई इलेक्ट्रॉन को काउंट किया जाएगा फॉर एरोमेटिसिटी के लिए। तो सिस्टम साइक्लिक है, नो डाउट प्लेनार है, इसको प्लेन में होना जरूरी है। एक प्लेन में प्लेनार हो गया, इसके पास 6 पाई इलेक्ट्रॉन। इस सिस्टम को भी एरोमेटिक बोला जाएगा। अब इसमें आप 8 पाई इलेक्ट्रॉन मत काउंट कर लेना कि ये भी पाई इलेक्ट्रॉन काउंट कर लिया। इस पाई इलेक्ट्रॉन, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है, पाई इलेक्ट्रॉन इज नॉट पार्ट ऑफ एरोमेटिसिटी। इसको हम लोग पार्ट ऑफ एरोमेटिसिटी नहीं कंसीडर करेंगे। तो आगे के और भी सिस्टम हम लोग देखते हैं जो है 6 मेंबर तक हुआ, 7 मेंबर का भी देख लेते हैं, 8 मेंबर, और आगे के जो भी सिस्टम बन के आएंगे उसको हम लोग जो है डिस्कशन में रख लेते हैं। तो आप इस कुछ एग्जांपल्स है, इसको नोट डाउन कर लो। एक तरीके से बहुत क्लासिकल एग्जांपल है जो फ्रिक्वेंटली पूछ दिया जाता है, जैसे बेंजीन हो गया, उस आपने पहले भी देखा होगा। इसको साइक्लोप्रोपिनाइल कैटायन बोला जाता है, इसको बोला जाता है साइक्लोप्रोपिनाइल कैटायन। ब्यूटाडाइन हो गया, ये सभी पूछा जाता है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। साइक्लोपेंटाडाइनाइल एनाइन, ये वाला एरोमेटिक है। तो कभी कभी बोल देता है कि ये हाइड्रोजन इतना ज्यादा एसिडिक बिहेवियर क्यों शो कर रहा है, बिकॉज ये जैसे ही हाइड्रोजन लूज करेगा ये सिस्टम एरोमेटिक हो जाएगा, और एरोमेटिक होगा तो एक एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मिलेगा। तो किस मॉलिक्यूल को स्टेबिलिटी पसंद नहीं, अगर स्टेबिलिटी मिल रही है तो करना चाहेगा, राइट। वो इसलिए अपने आप को स्टेबलाइज कर लेगा और इस फॉर्म में कन्वर्ट होगा, ठीक है। तो इन द कॉस्ट ऑफ बॉन्ड ब्रेक करके भी अगर उसको स्टेबिलिटी मिल रहा है तो करना चाहेगा। यहाँ पे हाइड्रोजन को इजीली लूज कर सकता है। जस्ट क्या करना होगा, जस्ट आप इसको कुछ रिएक्शन करा दो, सिंपल सा रिएक्शन, ये इजीली H+ को वहां से निकाल देगा, और यहाँ पे इसका मतलब एरोमेटिक, इसका जो एसिडिक स्ट्रेंथ इस कंपाउंड का आता है ना, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑलमोस्ट वाटर के बराबर आ जाता है। जब हम लोग जो है GOC सेकेंड देखेंगे तो वहां पे एक बार और इस चीज को डिस्कशन में रख देंगे कि जो इसका एसिडिक स्ट्रेंथ है वाटर के क्लोज आ जाता है। कहाँ हाइड्रोकार्बन का एसिडिक स्ट्रेंथ था, कहाँ ये जो है मतलब हाइड्रोकार्बन होते हुए भी इतना वाटर के बराबर एसिडिक स्ट्रेंथ। वहां तो ऑक्सीजन से हाइड्रोजन जुड़ा है, इसलिए उसको एक्टिव हाइड्रोजन बोला जा रहा है। यहाँ से कार्बन से जुड़ा होने के बावजूद भी ये वाला जो हाइड्रोजन है ये एसिडिक नेचर शो करता है। बहुत वेल फेमस एक क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि वाई दिस हाइड्रोजन इज एसिडिक इन द नेचर। तो उसके लिए रीजन आप जो है सिंपली दे सकते हो कि जो इसका जो कॉन्जुगेट बेस आप बोलते हैं, वर्ड यूज करते हैं, शायद आपने आयनिक इक्विलिब्रियम में भी सुना होगा। तो जो कॉन्जुगेट बेस है वो स्टेबलाइज किया जा रहा है थ्रू एरोमेटिक, इसलिए वो H+ को इजीली लूज कर सकता है विद सम रिएजेंट, सम स्पेसिफिक रिएजेंट। तो ये केस आप कंसीडर कर लो, नोट डाउन कर लो इसको प्रॉपर्ली। फिर अदर सिस्टम्स को हम लोग सेपरेटली देखते हैं उसको। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें, दैट इज 7 मेंबर रिंग। 7 मेंबर रिंग, इस केस में क्या आता है, जैसे ये कंसीडर करना 7 मेंबर रिंग, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड। क्या ये सिस्टम जो है एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक या नॉन एरोमेटिक, एक बार जो है देखो आप। ये हो गया हमारा sp3 हाइब्रिडाइड, ठीक है, ये हो गया sp3 हाइब्रिडाइड। अब होगा क्या, ये sp3 की वजह से यहाँ तो जो है ब्रेक हो गया ना, जो कंटिन्यूअस डिलोकलाइजेशन होना चाहिए वो तो यहाँ पे ब्रेक हो गया। सिस्टम साइक्लिक है बट नॉन प्लेनार है, प्लेनार नहीं है। तो इन दैट केस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका नॉन एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट उसी तरीके से बात करें। अब यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, यहां से एक हाइड्रोजन हटा दिया, एक हाइड्रोजन यहां से रिमूव कर दिया, ये हो गया इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब इस केस को बताना आप कि ये सिस्टम साइक्लिक हो गया, प्लेनार हो गया, ठीक है। कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, तो 1 2 3 4 प्लेनार हो जाएगा बिकॉज ये sp2 हाइब्रिडाइज हो गया। और कॉन्टिन्यूअस डिलोकलाइजेशन ऑफ कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 पाई इलेक्ट्रॉन। दिस सिस्टम इज एरोमेटिक, ठीक है। और इसी को हम लोग जो है कंसीडर करते हैं, इसको बोला जाता है ट्रोपीलियम आयन, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रोपीलियम आयन, याद रह गए, ट्रोपीलियम आयन इसको कंसीडर किया जाता है जो नेम। एक और सिस्टम आता है जो निगेटिव चार्ज के साथ, ठीक है।
इसी का 7 मेंबर रिंग में अगर मान लो इस कार्बन पे मैं निगेटिव रख दूं फिर क्या हो जाएगा? तो इस केस में क्या बोलोगे आप? साइक्लिक है, ठीक है। क्या बोलोगे? प्लेनार है, क्योंकि आपने क्या बोला कि इसको अगर ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट किया, ध्यान से सुनना है, अगर ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट किया तो इन दैट केस ये जो है लोन पेयर को हाइब्रिडाइजेशन में नहीं काउंट किया जाएगा, ठीक है। इस बात को समझना। अब सिंपल सा केस ये समझना कि अगर ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दिस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करता है, अगर ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा तो मॉलिक्यूल इन दैट केस क्या हो जाएगा? एंटी एरोमेटिक, बिकॉज साइक्लिक होगा, प्लेनार होगा और इसके पास 4 पाई इलेक्ट्रॉन 8 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 पाई ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है कि 8 पाई इलेक्ट्रॉन के साथ सिस्टम एंटी एरोमेटिक है, और मैंने बोला कि एंटी एरोमेटिक लिस्ट स्टेबल है, इवन कि रूम टेम्परेचर पे एंटी एरोमेटिक अपने को जो है स्टेबलाइज नहीं कर सकता है, ठीक है। तो ये इसके पास अब क्या है? फ्लेक्सिबिलिटी है। फ्लेक्सिबिलिटी किस वजह से है? इस कार्बन की वजह से। इस कार्बन क्या हो जाएगा? ये बिकॉज कोई भी मॉलिक्यूल अपने आप को जो है अनस्टेबल नहीं रखना चाहेगा, स्टेबलाइज करना चाहेगा, और उसके लिए हर पैतरा आजमा लेगा मॉलिक्यूल। यहां पे भी कुछ इसी तरीके से ये जो कार्बन है, ये कार्बन क्या हो जाएगा कि ये आउट ऑफ प्लेन चला जाएगा, दिस कार्बन गोज आउट ऑफ द प्लेन, ठीक है। अब इससे क्या हुआ कि जो कॉन्टिन्यूअस रेजोनेंस है उसको ब्रेक कर दिया। जैसे ये कार्बन आउट ऑफ प्लेन जाएगा, रेजोनेंस इसके बीच का ब्रेक हो गया ना, कॉन्टिन्यूअस रेजोनेंस। डिलोकलाइजेशन तो होगा लेकिन कॉन्टिन्यूअस डिलोकलाइजेशन नहीं होगा। इसकी वजह से ये जो सिस्टम है ये हो जाता है नॉन प्लेनार, और इसको भी हम लोग कंसीडर करते हैं एज ए नॉन एरोमेटिक सिस्टम। ये बहुत ही स्पेशल केस है, इसको कंसीडर किया जाता है नॉन एरोमेटिक सिस्टम, ठीक है, नॉन एरोमेटिक सिस्टम। तो ये जो है नॉन प्लेनार इस वजह से हो गया बिकॉज अपने आप को ये एंटी एरोमेटिक नहीं रखना चाह रहा था। तो दिस कार्बन गोज आउट ऑफ द प्लेन, लूजेस इट्स प्लेनारिटी, राइट। ये लिख सकते हो कार्बन गोज आउट ऑफ द प्लेन एंड लूजेस इट्स प्लेनारिटी, लूजेस इट्स प्लेनारिटी। ये अपनी जो प्लेनारिटी है उसको लूज कर देता है यहां इस केस में। अच्छा, ये बात रहा इस केस के लिए। देन आप जो है 7 मेंबर रिंग हो गया ना, अब चलते हैं 8 मेंबर रिंग। 8 मेंबर रिंग, ठीक है, 8 मेंबर रिंग, इसको हम लोग बोलते हैं सबसे वेल फेमस रिएक्शन है ना, ये क्लासिकल एग्जाम्पल, इसको बोला जाता है साइक्लोऑक्टा टेट्राइन। साइक्लोऑक्टा टेट्राइन, 4 बॉन्ड है ना, इसलिए इसको शॉर्ट फॉर्म में कॉट लिख दिया जाता है, ठीक है। अब इस केस में समझना आपको, साइक्लिक है, प्लेनार है, 1 2 3 4 5 6 7 8 पाई इलेक्ट्रॉन है, साइक्लिक प्लेनार। इसको तो होना चाहिए एंटी एरोमेटिक, दिस सिस्टम शुड बी एंटी एरोमेटिक। बट अब फिर वही कहानी आ जाती है कि अगर सिस्टम एंटी एरोमेटिक है तो अपने आप को, अगर उसके पास कोई भी फ्लेक्सिबिलिटी दिखती है, किसी तरीके से भी मॉलिक्यूल अपने आप को अगर स्टेबलाइज कर सकता है तो अपने आप को स्टेबलाइज करना चाहेगा। तो यही केस होता है कि जो सिस्टम एज्यूम किया जा रहा था कि एंटी एरोमेटिक होगा, जब इसको चेक किया गया, टेस्ट किया गया इसके लिए, तो इन दैट केस ये एंटी एरोमेटिक नहीं हुआ, राइट। ये सिंपल रिएक्शन जो एल्किन के जैसे रिएक्शंस होता है वैसे ही रिएक्शन दे रहा था, अदरवाइज एंटी एरोमेटिक नहीं देता। ये सिंपल जैसे ब्रोमीन वाटर टेस्ट होता है, जो एरोमेटिक सिस्टम होते हैं ना वो ब्रोमीन वाटर टेस्ट जो है नहीं देते हैं। लेकिन यहाँ पे केस क्या हुआ कि ब्रोमीन वाटर मतलब नॉर्मल एल्किन की तरह बिहेव कर रहा था। तो हुआ क्या इस केस में, इस बात को समझना कि ये जो मॉलिक्यूल का हम लोगों ने प्लेनार स्ट्रक्चर एज्यूम किया, इस मॉलिक्यूल इस फॉर्म में एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा था। तो फिर किस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा था? इसका जो एग्जिस्टेंस था कुछ इस तरीके से, इस फॉर्म में इसका एग्जिस्टेंस था, समझना आप बात। ये इसके पास पाई बॉन्ड इस तरीके से पाई बॉन्ड, यानी कि टफ शेप ले लिया। ये आपको दिख रहा होगा ऐसे कि ये बड़ा बॉन्ड है, बट ये एक तरीके से ऐसे जो है टफ शेप ले लिया। ये वाले जो बॉन्ड है वो ऊपर उठा है और वो नीचे ही रह गए, तो यानी कि टफ शेप रहा। अब इसकी वजह से क्या हुआ ना कि जो मॉलिक्यूल क्या है, ये वाला जो मॉलिक्यूल है ना, ये प्लेनार शेप जो है अपना लूज कर दिया, प्लेनारिटी। जैसे वहां पे उसने क्या किया कि जो है गोज आउट ऑफ द प्लेन टू लूजेस द इस प्लेनारिटी, और अपने आप को ये नॉन एरोमेटिक बना लिया। बिकॉज ऑर्डर क्या है, ऑर्डर स्टेबिलिटी क्या है, एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक। अगर किसी तरीके से एंटी एरोमेटिक अपने आप को नॉन एरोमेटिक जो है किसी भी पैतरा आजमा के अगर नॉन एरोमेटिक में कन्वर्ट करना चाहेगा, कर सकता है, तो करना चाहेगा, करेगा वो, ताकि वो अपने आप को स्टेबलाइज कर सके। स्टेबिलिटी का ऑर्डर यही है ना, एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक। यहां में भी कहानी कुछ ऐसी ही जुड़ी हुई है। कहानी कैसे है समझना आप इसको, कि ये तो अगर ये स्ट्रक्चर एज्यूम करते तो आप इसको बोलते हैं एंटी एरोमेटिक, बट हो क्या रहा है इस केस में
कि ये साइक्लिक हो गया सिस्टम, साइक्लिक तो है ही ना, ये पूरा का पूरा रिंग ही है, बस थोड़ा सा ये जो है टॉप शेप ले लिया है, तो साइक्लिक हो गया, प्लेनार नहीं रहा, नॉन प्लेनार स्ट्रक्चर, नॉन प्लेनार स्ट्रक्चर, नॉन प्लेनार। इस वजह से अगर कोई बोलता है कि व्हाट विल बी द, मतलब इसको साइक्लोऑक्टाटेट्राइन अगर मेंशन किया गया तो ये हो जाएगा नॉन एरोमेटिक। ठीक है, ठीक है। तो इस पॉइंट को यहाँ पे अगर हम लोग चाहें तो लिख सकते हैं कि कॉट जो कि साइक्लोऑक्टाटेट्राइन है, एज्यूम टू बी प्लेनार, एज्यूम टू बी एंटी एरोमेटिक। ये एज्यूम किया गया था किसके बेसिस पे, बेस्ड ऑन हमारी जो थ्योरी थी, बट वो रॉन्ग थी। प्लेनार हम लोगों ने क्या किया था, प्लेनार स्ट्रक्चर एज्यूम किया था ना, बट मॉलिक्यूल तो प्लेनार था नहीं। तो कॉट एज्यूम टू बी एंटी एरोमेटिक, बट इट टेक्स टब शेप, जो टब शेप है ना, इसमें जो नहाने का काम करता है टब, ठीक है, आज जाके नहाना आप लोग। कॉट एज्यूम टू बी एंटी एरोमेटिक एज्यूम किया गया था, बट इट टेक्स टब शेप एंड लूजेस इट प्लेनारिटी। ठीक है, लूजेस इट प्लेनारिटी। अब मॉलिक्यूल प्लेनार ही नहीं रहा तो एरोमेटिसिटी की कहानी खत्म हो जाती है। तो इट लूजेस, एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक दोनों की कहानी लूज हो जाती है जब प्लेनार रहा ही नहीं, क्योंकि प्लेनार तो कंडीशन चाहिए होगा सिस्टम को एरोमेटिक रहने के लिए, एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक दोनों केस के लिए। जैसे यहाँ पे हुआ वैसे यहाँ पे भी सिस्टम देख पा रहे हैं कि कॉट एज्यूम टू बी एंटी एरोमेटिक, बट इट्स टेक्स टफ शेप एंड लूजेस इट्स प्लेनारिटी एंड it is considered as anti aromatic, it is considered as anti aromatic। ऐसे सिस्टम को हम लोग एंटी एरोमेटिक सिस्टम की कैटेगरी में रखेंगे। ठीक है, अच्छा, इसको एरोमेटिक बनाया जा सकता है, बिल्कुल। होगा क्या कि ये जो आपका जो है साइक्लोऑक्टाटेट्राइन है ना, COT, समझना इस बात को। तो या दो काम कर सकते हो इस केस के लिए, ठीक है, दो पॉसिबिलिटीज है, या तो इससे 2 इलेक्ट्रॉन लूज करा दो या 2 इलेक्ट्रॉन गेन करा दो। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन अगर मैं गेन करा देता हूं और 2 इलेक्ट्रॉन लूज करा के देखते हैं होगा क्या, तो ये कुछ इस तरीके से प्लेनार शेप में आ जाएगा, बिकॉज इस केस में फिर उसको एरोमेटिसिटी मिल गया ना, एरोमेटिसिटी मॉलिक्यूल को स्टेबलाइज करेगा। तो होगा क्या, मान लो कि ये मैंने 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए लाइक दिस, निगेटिव निगेटिव। ठीक है, अभी क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हैं कि सिस्टम साइक्लिक है, प्लेनार है, और इसके पास में कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पाई इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कैसे इलेक्ट्रॉन दे सकते हो, तो इसको पोटेशियम के साथ ट्रीट कर दिया या सोडियम के साथ ट्रीट कर दिया, किसी भी एल्कली मेटल के साथ, सच दैट वो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सके। तो इन दैट केस ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके ये सिस्टम अपने आप को एरोमेटिक कन्वर्ट कर सकता है, ये सिस्टम अपने आप को एरोमेटिक बना लेगा। वैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर ले किसी तरीके से, मान लो कि लूज कर लेता है रिएक्शन के टाइम, तो इन दैट केस आल्सो ये अपनी एरोमेटिसिटी, मान लो 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर लेगा तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम के साथ ये भी सिस्टम एरोमेटिक कहलाएगा। ठीक है, दिस सिस्टम विल बी आल्सो कंसीडर्ड एज द एरोमेटिक। ठीक है, समझ में आती है। तो यहाँ पे कुछ कहानी इस तरीके से है कि हाँ, मॉलिक्यूल अगर एंटी एरोमेटिक है और इसके पास पॉसिबिलिटीज है कि वो अपने आप को जो है नॉन प्लेनार में कन्वर्ट करके नॉन एरोमेटिक बन सके तो करना चाहेगा। लेकिन ब्यूटाडाइन का केस में ऐसा नहीं था। ब्यूटाडाइन हम लोगों ने जो एग्जांपल लिया था, ये इसमें से कैसे आउट ऑफ प्लेन जा सकता है कोई एटम, नहीं हो सकता है पॉसिबल। 5 मेंबर की बात कर लो या जो है 4 मेंबर की बात कर लो, रिंग का तो वीक कॉन्स्ट्रेंट है ना। अगर 4 मेंबर रिंग है तो अपने आप को ये आउट ऑफ प्लेन, कोई भी एटम आउट ऑफ प्लेन नहीं जा सकता है। 5 मेंबर ऑफ रिंग लेते हो इस तरीके से, तो इसमें भी वही सेम कहानी है, इसमें से भी कोई एटम आउट ऑफ प्लेन नहीं जा सकता है। इसकी वजह से ये क्या होगा कि ये सिस्टम एंटी एरोमेटिक ही होंगे, इसको एंटी एरोमेटिक ही कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, ये वाला सिस्टम ये अपने आप को नॉन एरोमेटिक में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय द रिएक्शन। ये अपने आप को आगे देखेंगे कि किस तरीके से रिएक्शन एंटी एरोमेटिक करते हैं, क्योंकि ये रूम टेम्परेचर पे हाईली अनस्टेबल होते हैं और अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए ये भी पैतरा आजमाते हैं, रिएक्शन के थ्रू अपने आप को स्टेबलाइज करते हैं
और वो बहुत ही इंटरेस्टिंग केस जनरेट होता है कि साइक्लोब्यूटाडाइन आगे जाके देखेंगे तो डाइमराइज कर लेता है अपने आप को, सच दैट कि अपनी एंटी एरोमेटिसिटी लूज कर सके, लेकिन अपनी प्लेनारिटी लूज करके नहीं कर सकता है। तो यहाँ में केस क्या है कि ये सभी मॉलिक्यूल के साथ स्पेशलिटी क्या जुड़ा हुआ है, ये साइक्लोऑक्टाटेट्राइन ले लो या ये चाहे एनाइन ले लो, इन दोनों में केस में क्या है कि इसके पास फ्लेक्सिबिलिटी आ गई मॉलिक्यूल के पास में, सच दैट कि ये अपनी अपनी प्लेनारिटी को लूज कर लिया, और जैसे ही प्लेनारिटी को लूज किया मॉलिक्यूल नॉन प्लेनार हो गया, मॉलिक्यूल नॉन एरोमेटिक हो गया। जैसे ही इसने प्लेनारिटी को लूज किया जो है मॉलिक्यूल नॉन प्लेनार, और नॉन प्लेनार के साथ उसके साथ जुड़ जाता है कि कंपाउंड विल बी नॉन एरोमेटिक। तो ये एग्जांपल कुछ आप नोट डाउन कर लो, और आगे हम लोग जो है इसी सिस्टम को फर्दर कंसीडर करते हैं, आगे देखते हैं कि किस तरीके से सिस्टम जनरेट हो रहा है। ठीक है, नोट डाउन कर लो आप। तो आगे के जो केसेस कंसीडर करें तो उसको एक कॉमन नेम दे दिया जाता है, जो भी आगे बन रहे हैं उसको बोला जाता है एनुलिन। ठीक है क्या एनुलिन? तो एनुलिन बस एक तरीके से कॉन्जुगेटेड साइक्लिक सिस्टम है, कॉन्जुगेटेड, जो हम लोग अभी कई सारे एनुलिन ऑलरेडी कंसीडर कर चुके हैं। तो कॉन्जुगेटेड साइक्लिक सिस्टम विथ जनरल फॉर्मूला क्या है? CnHn, CnHn। ठीक है, जितने भी सिस्टम इसमें आ रहे हैं, जैसे कि अभी हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, कौन कौन से हैं इसमें, जैसे ये साइक्लोब्यूटाडाइन था, इसको आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या लिखोगे? C4H4 लिखोगे ना आप इसको। ठीक है, तो इसको हम लोग जो है इसको बोला जाता है, पढ़ने के लिए एक और नेम दे सकते हो, 4-एनुलिन बोल सकते हो। ठीक है, 4-एनुलिन। वैसे ही नेक्स्ट मेंबर हम लोगों ने देखा तो दैट वाज बेंजीन। ठीक है, ये हमारा एंटी एरोमेटिक था, और ये C6H6 ये हमारा कौन सा केस था? ये 6-एनुलिन, और ये बन गया था हमारा कौन सा केस बताओगे आप? ये एरोमेटिक है। वैसे ही हम लोग ने बोला था C8H8, ये वाला केस था C8H8 साइक्लोऑक्टाटेट्राइन, इसको आप पढ़ सकते हो 8-एनुलिन। ठीक है, समझ में आती है इतनी बात, इसको पढ़ा जा सकता है 8-एनुलिन। तो ये था हमारा एंटी एरोमेटिक, फिर से मेंशन कर देता हूं, एंटी एरोमेटिक, एरोमेटिक, और ये था नॉन एरोमेटिक, क्योंकि ये नॉन प्लेनार से ले गया। आगे के जो मेंबर्स है ना उसको 1 by 1 कंसीडर करते हैं और देखते हैं उसमें क्या पॉसिबिलिटीज है। तो मैं इसमें कंसीडर करने जा रहा हूं 10-एनुलिन, समझना इस बात को, 10-एनुलिन। ठीक है, 10-एनुलिन का कुछ शेप मैं इस तरीके से ड्रॉ कर सकता हूं। 10-एनुलिन हो गया ये हमारा, डबल बॉन्ड डबल, इस तरीके से ये हो गया केस किसका? दिस इज द एग्जांपल ऑफ 10-एनुलिन। अब कोई बोले कि किसको क्या कंसीडर किया जाएगा? साइक्लिक है, नो डाउट, देखो साइक्लिक है, प्लेनार है क्या प्लेनार? यहां पे दिक्कत फंस जाती है। तो अगर मान लो कि आप जो है फर्स्ट टाइम देखोगे ना तो इसको बोलोगे इसके पास साइक्लिक है, मुझे दिख रहा है, प्लेनार दिख रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पाई इलेक्ट्रॉन दिख रहा है। 10 पाई इलेक्ट्रॉन मींस 5 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इस सिस्टम को एरोमेटिक होना चाहिए, लेकिन ये होता नहीं है, ये नॉन प्लेनार होता है। किसकी वजह से? रीजन इसको समझना। तो ये जो 2 हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन जो प्रेजेंट है, इंटरनल हाइड्रोजन इसको बोल सकते हो, और सब तो एक्सटर्नल हाइड्रोजन होंगे, ये बाहर प्रेजेंट है बाहर। तो ये जो इंटरनल हाइड्रोजन है, इनके बीच में रिपल्सन क्रिएट होगा। अब जैसे रिपल्सन क्रिएट होगा ना, ये चूंकि आप क्या करना चाह रहे हो, ये इस तरीके से रखना चाह रहे हो, ऐसे रखना चाह रहे हो 2 हाइड्रोजन को, ये दोनों हाइड्रोजन आपस में रिपल्सन क्रिएट करेंगे, और ये इतना रिपल्सन हाई होगा कि इस कार्बन को एक प्लेन में नहीं रहने देगा। तभी इस रिपल्सन को कब मिनिमाइज किया जा सकता है कि ये कार्बन और ये कार्बन सेम प्लेन में ना रहे। अगर सेम प्लेन में रहेंगे तो फिर बहुत ज्यादा हाई रिपल्सन काम करेगा। तो करते क्या है, बिकॉज ऑफ दिस रिपल्सन ऑफ दिस इंटरनल हाइड्रोजन, ये मॉलिक्यूल जो है नॉन प्लेनार चला जाता है प्लेनार से। राइट, प्लेनार होता तो इसको एरोमेटिक बोला जाता, लेकिन प्लेनार रहा नहीं, और उसके पीछे रीजन ये जो दो बदमाश हाइड्रोजन एटम है, इनका जो रिपल्सन है इतना स्ट्रांग हो जा रहा है तो कि कार्बन एटम को आउट ऑफ प्लेन जाना पड़ रहा है, सच दैट कि इसके रिपल्सन को मिनिमाइज किया जा सके। तो ये केस क्या है, साइक्लिक है, नॉन प्लेनार है, और ये नॉन एरोमेटिक सिस्टम है। ठीक है, रीजन आप यहाँ पे लिख सकते हो, क्लियर रीजन लिखा जा सकता है क्या? ड्यू टू रिपल्सन ऑफ 2 इंटरनल हाइड्रोजन एटम, 2 internal hydrogen atom, due to repulsion of 2 internal hydrogen atom, it takes, या ऐसे लिख सकते हो, 10-एनुलिन takes, 10-एनुलिन takes
नॉन प्लेनार शेप, नॉन प्लेनार शेप, प्लेनार शेप क्यों लेगा? नॉन प्लेनार शेप टू मिनिमाइज द रिपल्सन, ठीक है, टू मिनिमाइज द रिपल्सन। नॉन प्लेनार शेप ले लेता है टू मिनिमाइज द रिपल्सन। इस वजह से सो मॉलिक्यूल विल बी, अब नॉन प्लेनार हुआ तो मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा? मॉलिक्यूल इज नॉन एरोमेटिक, ठीक है। तो आप फर्स्ट टाइम देखोगे अरे ये तो ठीक है 10 पाई इलेक्ट्रॉन हो गया, साइक्लिक हो गया, और हम लोग को प्लेनार दिख रहा था, बट जैसा हम लोग को दिखता है वैसा होता नहीं। मॉलिक्यूल के केस में क्या है, 2 हाइड्रोजन का इतना ज्यादा रिपल्सन है, इस रिपल्सन को मिनिमाइज करने के लिए इस कार्बन को आउट ऑफ प्लेन जाना पड़ता है, और जैसे ही कार्बन आउट ऑफ प्लेन जाएगा ये प्लेनारिटी लूज करेगा, प्लेनारिटी को लूज करेगा तो अपने साथ साथ में एरोमेटिसिटी भी लूज कर देगा उस प्लेनारिटी को लूज करते, ठीक है। और भी है इसको प्लेनार बनाने का, हाँ, इसको हम लोग बोलते हैं ब्रिज 10 एनुलिन। समझना इस बात को कि अगर आप चाह रहे हो कि ये जो 10 एनुलिन है उसको बोला कंसीडर कर लिया जाए, किसमें? एरोमेटिक में अगर कंसीडर करना चाह रहा हो तो वो जो 2 हाइड्रोजन है उसको रिमूव कर दो ताकि रिपल्सन को मिनिमाइज कर दे। तो ब्रिज 10 एनुलिन के जो केसेस है ना, ब्रिज 10 एनुलिन बताते हैं ब्रिज 10 एनुलिन क्या है। मींस 2 हाइड्रोजन को हटा के कोई ग्रुप लगा दो सच दैट कि एरोमेटिक में कंसीडर किया जा सके, या मतलब इसके स्टेरिक रिपल्सन को या रिपल्सन को मिनिमाइज किया जा सके 2 इंटरनल हाइड्रोजन को। तो ऐसा सिस्टम ले लो। मान लो मैंने क्या किया इस केस में, ऐसा लिया डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, इस वाले पॉइंट को मैंने ज्वाइन कर दिया किसी CH2 ग्रुप से। ऐसे ज्वाइन कर सकते हो, या अगर चाहो तो आप कुछ और भी एटम लगा सकते हो, इसी तरीके से ऑक्सीजन लगाया जा सकता है, ठीक है। ध्यान रहे कि ये जो ऑक्सीजन है ना, ये रेजोनेंस का पार्ट नहीं होगा, आउट ऑफ प्लेन है ना, ये ऐसे कुछ ज्वाइन हो गया। आपने बस क्या किया, 2 हाइड्रोजन को हटा दिया और उस हाइड्रोजन को हटा करके आपने जस्ट एक ग्रुप यहां पे लगा दिया, दैट्स ऑल। इसलिए इसको बोल दिया गया ब्रिज 10 एनुलिन। तो आपने एक ब्रिज क्रिएट कर दिया, इस पॉइंट को ज्वाइन कर दिया। ये भाग रहे थे ना दोनों कार्बन, किसकी वजह से हो रहा था? रिपल्सन की वजह से। अब क्या किया इन्होंने, इसको पकड़ के दोनों कार्बन को एक जगह बांध दिया। तो बांध दिया तो ये कार्बन तो एक प्लेन में आ गया, जैसे ही एक प्लेन में आ गया तो जो पूरा सिस्टम था फिर से प्लेनार हो गया। तो ब्रिज 10 एनुलिन के एग्जाम्पल है, जैसे ये भी कंसीडर कर लो, नाइट्रोजन हो गया, कोई भी आप कंसीडर कर सकते हो जो भी एटम इसको ब्रिजिंग करा सके इस तरीके से। नाइट्रोजन ले लेते हैं NH, ठीक है। इस सिस्टम को कंसीडर करना। साइक्लिक है, प्लेनार है, ठीक है। अब प्लेनार हो गया, ड्यू टू ब्रिज इट बिकम प्लेनार। अब जो है देयर इज नो इंटरनल रिपल्सन, देयर इज नो रिपल्सन ऑफ इंटरनल हाइड्रोजन, नो रिपल्सन ऑफ इंटरनल हाइड्रोजन, यहां पे कोई रिपल्सन नहीं है। इन दैट केस ये प्लेनार हो गया, और पूरे के पूरे सिस्टम इसमें, अब जो भी सिस्टम ऐसे सिस्टम है इसको हम लोग एरोमेटिक के जो है कैटेगरी में रखेंगे। क्यों कैटेगरी में रखेंगे? बिकॉज दिस हैव द 10 पाई इलेक्ट्रॉन। देखो दिस हैव 10 पाई इलेक्ट्रॉन। ऐसे मैं देख रहा हूं, किसी भी सिस्टम को उठा के देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। 10 पाई इलेक्ट्रॉन इसमें भी है। देन इसका देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पाई इलेक्ट्रॉन। इस लोन पेयर को काउंट मत करना, ये प्लेन में रहे तब तो रेजोनेंस में जाए। ये जो लोन पेयर है ये आउट ऑफ प्लेन है, कुछ इस तरीके से हमारे तरफ पॉइंटेड ब्रिज किया होगा, हमारे तरफ पॉइंट किया होगा जो ब्रिज है, इस वजह से लोन पेयर ये काउंट नहीं किया जाएगा रेजोनेंस के लिए। तो इस केस में भी 10 पाई इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसमें भी 10 पाई इलेक्ट्रॉन है। तो इस सिस्टम को हम लोग एरोमेटिक कंसीडर करेंगे। बट ये जो 10 एनुलिन का एग्जांपल है, दिस इज नॉट गोइंग टू बी एरोमेटिक सिस्टम, बिकॉज ड्यू टू रिपल्सन ऑफ इंटरनल हाइड्रोजन ये नॉन प्लेनार शेप में हो जाएगा, और जैसे ही नॉन प्लेनार होगा ये सिस्टम नॉन एरोमेटिक हो जाएगा, ठीक है। तो इस एग्जांपल को लिख लो, और भी आगे के जो मेंबर्स हैं एनुलिन फैमिली के उसको हम लोग जो है डिस्कशन में रखते हैं, और उसमें देखते हैं कि एरोमेटिसिटी किस तरीके से है, ठीक है। नोट डाउन कर लो आप इसको। तो आगे के मेंबर देखें हम लोग एनुलिन फैमिली का, दैट इज 12 एनुलिन। 12 एनुलिन, 10 एनुलिन के केस में हम लोगों ने देखा कि ये नॉन एरोमेटिक है। 12 एनुलिन के केस में क्या होगा, ठीक है। तो ये 12 एनुलिन का पहले मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देता हूं, 12 एनुलिन होगा कैसे। क्या ये 12 एनुलिन है? नहीं, 12 एनुलिन का कुछ केस इस तरीके से होगा, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल, ठीक है। काउंट किया जाए, सिस्टम इज साइक्लिक, कितने पाई इलेक्ट्रॉन है? 1 2 3
काउंट कर लें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 पाई इलेक्ट्रॉन, तो 12 पाई इलेक्ट्रॉन है। कितना हो गया? इवन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 6 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पाई इलेक्ट्रॉन हो गया ना। इस सिस्टम को तो होना चाहिए एंटी एरोमेटिक, लेकिन हम लोगों ने क्या बोला, पहले भी इस चीज को बोले कि अब मान लो कि 8 मेंबर के साथ आउट ऑफ प्लेन जा सकता है। 8 मेंबर जो साइक्लोऑक्टाटेट्राइन था, उस केस में क्या था, अपनी एरोमेटिसिटी को लूज करने के लिए मॉलिक्यूल अपने आप को नॉन प्लेनर ले गया। तो यहां पे भी तो कहानी वैसे ही जुड़ सकती है कि जो 12 एनुलिन है, जिस तरीके से साइक्लोऑक्टाटेट्राइन में आपने बिहेवियर देखा, वैसा ही केस आप इसमें भी देख सकते हो। क्या हो सकता है कि मॉलिक्यूल जो है अपने आप को नॉन प्लेनर रखेगा, तो ड्यू टू नॉन प्लेनर क्या हो जाएगा, ये कहलाएगा नॉन एरोमेटिक। ठीक है, आगे के जो एनुलिन के फैमिली होंगे या तो वो एरोमेटिक होंगे, नहीं तो नॉन एरोमेटिक होंगे, एंटी एरोमेटिक नहीं हो सकते, बिकॉज एंटी एरोमेटिक होगा तो अनस्टेबल होगा। एरोमेटिक फॉलो बाय नॉन एरोमेटिक फॉलोड बाय एंटी एरोमेटिक। तो अपने आप को ये स्टेबलाइज करने के लिए क्या करेगा, अगर इसके पास फ्लेक्सिबिलिटी है मॉलिक्यूल्स के पास में कि अपने आप को जो है नॉन प्लेनर बना सके, सच दैट कि वो एंटी एरोमेटिक से नॉन एरोमेटिक में कन्वर्ट हो सके, तो वो इजीली कर सकता है। यहां पे भी कुछ केस ऐसे ही देखने को मिलेगा कि साइक्लिक है, 12 पाई इलेक्ट्रॉन है, बट चूंकि ये जो 12 एनुलिन का केस है, ये नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर ले लिया, इस वजह से इसको हम लोग नॉन एरोमेटिक में कंसीडर करेंगे। अभी भी हम लोग मोनोसाइक्लिक के अंदर ही है। ठीक है, तो इसको कैसे एरोमेटिक बनाया जा सकता है, तो जिस तरीके से आपने जो है उस सिस्टम के लिए बोला था साइक्लोऑक्टाटेट्राइन के लिए, या तो आप इससे 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दो या तो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करा दो। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन गेन कराओगे माइनस, अगर 2 इलेक्ट्रॉन लूज कराओगे तो इसके पास बच जाएगा 10 पाई इलेक्ट्रॉन, और उस केस में सिस्टम एरोमेटिक हो जाएगा। करना क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन निकालने का मीनिंग क्या होगा, एक बॉन्ड को ब्रेक करके पॉजिटिव लगा दो, दैट्स ऑल। तो जब भी ये इस पे चार्ज आएगा ना, इसको क्वासी एरोमेटिक हम लोग ने बोला कि चार्ज वाले जितने भी एरोमेटिक कंपाउंड है दे आर द क्वासी एरोमेटिक। तो उस केस में क्या है कि अगर चार्ज जैसे ही आएगा, वो मॉलिक्यूल नॉन प्लेनर होते हुए अपने आप को प्लेनर बना लेगा, सच दैट कि एरोमेटिसिटी जनरेट कर सके और अपने आप को स्टेबलाइज कर सके। तो 10 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाता, और जब ये कंसीडर किया जाए, ये अगर मान लो 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले तो 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, और इस केस में भी एरोमेटिक हो जाएगा। तो या तो आप इसको जो है 2 इलेक्ट्रॉन गेन करा दो, या इससे 2 इलेक्ट्रॉन जो है छीन लो, तब ये जो है सिस्टम एरोमेटिक हो सकता है। तो वो रिएक्शन के थ्रू कराया जा सकता है, रिएक्शन के थ्रू कराया जा सकता है। ठीक है, तो ये केस रहा 12 एनुलिन का। देखते हैं 14 एनुलिन का। ठीक है, 14 एनुलिन कैसे जाएगा, ये स्ट्रक्चर 14 एनुलिन का केस थोड़ा सा जो है देखते हैं। ये मोनोसाइक्लिक नहीं, मोनोसाइक्लिक ये रहा, इसी को हम लोग 14 एनुलिन बोल रहे हैं कि कॉन्जुगेटेड मोनोसाइक्लिक सिस्टम, इस तरीके से इस तरीके से इस तरीके से, ये इसको हम लोग बोलते हैं 14 एनुलिन। देख लो आप कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 पाई इलेक्ट्रॉन भी है। तो सिस्टम साइक्लिक, ठीक है, प्लेनर अब अपने आप को रखेगा ये मॉलिक्यूल, सच दैट कि अपने में एरोमेटिसिटी को रिटेन करे। प्लेनर रहेगा तभी तो साइक्लिक कॉन्जुगेशन हो पाएगा, तभी तो साइक्लिक रेजोनेंस हो पाएगा। तो इसमें क्या हो गया आपके केस में 14 पाई इलेक्ट्रॉन। अब 14 पाई इलेक्ट्रॉन के साथ सिस्टम हम लोग को पता है कि सिस्टम इज गोइंग टू बी एरोमेटिक, सही है ना, सिस्टम इज गोइंग टू बी एरोमेटिक, सही है। अगर इससे आप जो है चाहो तो इसको जो है मतलब 14 इलेक्ट्रॉन पाई इलेक्ट्रॉन के साथ एरोमेटिक हो गया। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, दैट इज 16 एनुलिन। आगे के मेंबर का वही बिहेवियर हुआ जो मैंने बोला कि जो अगर इवन पेयर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन है तो अपने आप को नॉन एरोमेटिक उसको कंसीडर किया जाएगा। अगर जो है ऑड पेयर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन है, जैसे 14 पाई इलेक्ट्रॉन हो गया, तो वो एरोमेटिक सिस्टम में आ जाएगा। 16 एनुलिन की बात कर लेते हैं, कैसे स्ट्रक्चर आएगा। ये नहीं है 16 एनुलिन, मैं इसको ड्रॉ करने के लिए जस्ट ऐसे इस तरीके से ड्रॉ किया ताकि मैं इजीली इसको ड्रॉ कर सकूं। ठीक है, रिंग को ड्रॉ करना। अब देखो आप इसको ऐसे कंसीडर कर लो, लाइक दिस, सही। तो इसमें देख लो 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो ये सिस्टम साइक्लिक है। अब 16 पाई इलेक्ट्रॉन के साथ ये सिस्टम एरोमेटिक, मतलब एक तरीके से मैं बोलूं एंटी एरोमेटिक होता। तो एंटी एरोमेटिक क्यों चाहेगा, तो इन दैट केस ये अपने आप को नॉन प्लेनर कन्वर्ट कर लेता है। ठीक है, नॉन प्लेनर, और इस वजह से ये सिस्टम जो है एंटी एरोमेटिक होने के बजाय ये नॉन एरोमेटिक कंसीडर किया जाएगा। ठीक है,
इसी के आगे केसेज आएंगे, जब इसको ज्वाइन कर लिया जाएगा तो किस तरीके से जो है आएगा, तो वो केसेज है ये 16 एनुलिन का केस। तो मैं इसमें रिजल्ट एनुलिन के केस के लिए रिजल्ट मैं आपसे मेंशन करा देता हूँ, ठीक है, रिजल्ट मेंशन करा देता हूँ फॉर एनुलिन। क्या करना है, ये रिजल्ट देखना, यूज करेंगे हम लोग रिजल्ट। तो अब अच्छा, इसको एरोमेटिक में कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है, क्योंकि इसके पास में क्या है 16 पाई इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, 16 पाई इलेक्ट्रॉन। तो या तो इससे 2 इलेक्ट्रॉन निकलवा दो, तो ये हो जाएगा किसमें 14 पाई इलेक्ट्रॉन में। तो एक बॉन्ड को ब्रेक करके 2 पॉजिटिव लगा दो, या 2 इलेक्ट्रॉन इस पे गेन करा दो, तब इसके पास 18 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तब 18 पाई इलेक्ट्रॉन के साथ दोनों केस में ये सिस्टम हेर्मेटिक बन सकता है, ठीक है, हेर्मेटिक बनाया जा सकता है। उसके लिए आपको रिएक्शन कराना होगा, तब ये हेर्मेटिक सिस्टम में कन्वर्ट हो सकता है। तो रिजल्ट में क्या बोल रहा हूँ फॉर एनुलिन के लिए, ठीक है, ये समझना। तो आगे के जितने भी मेंबर है 18 एनुलिन, वैसे तो जो है ऑलमोस्ट 24 तक पाया गया, 24 एनुलिन तक गए हुए मेंबर, जितने भी अभी तक रिसर्च हुए हैं 24 एनुलिन तक। लेकिन मैं इसमें रिजल्ट मेंशन कर देता हूं उसके लिए कि अगर एनुलिन है 2 केसेज है, ठीक है, विथ इवन पेयर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, इवन पेयर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, जो आगे के मेंबर है इसके लिए, ठीक है, ये मैं लिख देता हूं n किसके लिए, n ग्रेटर देन 8 के लिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 8, ठीक है, इस केस के लिए। यस, आप 6 भी ले सकते हो ना, 6 के लिए ना। तो विथ इवन पेयर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन आर 4n पाई इलेक्ट्रॉन, इस केस में क्या हो जाएगा, ये प्लेनार नॉन प्लेनार होंगे, नॉन प्लेनार, और इसको कंसीडर किया जाएगा एंड हाइयर फॉर n इज ग्रेटर देन 6। जितने भी एनुलिन होंगे, 6 एनुलिन हो गया, 10 एनुलिन हो गया, 8 एनुलिन हो गया, 12 एनुलिन हो गया, 14 एनुलिन, जितने भी केसेज है विथ इवन पेयर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन और 4n पाई इलेक्ट्रॉन, ये सिस्टम नॉन प्लेनार होंगे और इसको कंसीडर किया जाएगा नॉन एरोमेटिक, ठीक है। उसके अलावा विथ ऑड पेयर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, विथ ऑड पेयर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, ऑड पेयर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, यानी कि r 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन, इस केस में मॉलिक्यूल प्लेनार कंसीडर किया जाएगा, प्लेनार स्ट्रक्चर लेगा, और ये इस केस में एरोमेटिक कहलाएगा, ठीक है। चाहे वो 6 पाई इलेक्ट्रॉन 6 एनुलिन हो जाए, या 10 एनुलिन का केस, 10 जो है 10 एनुलिन के केस में नहीं था, 10 एनुलिन के केस में रिपल्सन था। तो ये लिख सकते हो, ये मैं जो है इसको आप ऐसे लिख सकते हो फॉर हाइयर एनुलिन, जो भी हाइयर एनुलिन है। अभी तक जो केसेस कंसीडर किए हैं उसमें कुछ केसेस में जो है हम लोग को एबनॉर्मल बिहेवियर देखने को मिला था, जैसे जो है 10 एनुलिन वन ऑफ दैट केस है, ठीक है। तो अगर हाइयर एनुलिन पूछा गया, 16 के बाद 18 आएगा, तो 18 के साथ में एरोमेटिक कहलाएगा, 20 आ गया तो एंटी एरोमेटिक नॉन एरोमेटिक हो जाएगा, 22 आ गया तो वंस अगेन एरोमेटिक, 24 पे जाके ये फिर से जो है नॉन एरोमेटिक होगा। एंटी एरोमेटिक का केस इसमें हम लोग को नहीं देखने को मिलता है, जो है कार्बन नंबर 8 के बाद से। तो ये आप लिख देना, रिजल्ट फॉर एनुलिन फॉर हाइयर एनुलिन, हाइयर मेंबर। तो हाइयर मेंबर के लिए विथ इवन पेयर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, यानी कि 4n पाई इलेक्ट्रॉन के साथ अगर ये सिस्टम है तो इसको नॉन एरोमेटिक, नॉन प्लेनार होगा मॉलिक्यूल, और इसको नॉन एरोमेटिक कंसीडर किया जाएगा। और विथ ऑड पेयर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन के साथ, यानी कि 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन के साथ सिस्टम जो होगा प्लेनार होगा, और इस सिस्टम को एरोमेटिक कंसीडर किया जाएगा। तो ये हमारा डिस्कशन रहा अभी तक मोनोसाइक्लिक के अंदर होमोसाइक्लिक पे, ठीक है। ये एरोमेटिक सिस्टम हम लोगों ने देखा हुआ है, अभी 1 पार्ट देखा है। अभी आगे के नेक्स्ट लेक्चर में और भी डिस्कशन को जो है एक्सटेंड करेंगे, तो वहां पे हम लोग हेट्रोसाइक्लिक से स्टार्ट करेंगे, और हेट्रोसाइक्लिक को फिनिश करने के बाद हम लोग पॉलीसाइक्लिक सिस्टम के बारे में जो है डिस्कशन करेंगे, जिसमें कि हम लोग का जो है फ्यूज रिंग सिस्टम है और आइसोलेटेड रिंग सिस्टम है। इसको जैसे ही डिस्कशन फिनिश होगा हम लोग का एरोमेटिक सिस्टम खत्म हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में विद डिस्कशन ऑफ हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक सिस्टम, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।